यह जगह दिखने में तो एक आम सुधार गृह जैसी लगती है, लेकिन पूरे देश के परेशान युवाओं के लिए इसे खुद नरक माना जाता है। यहाँ चाहे तुम कभी अपने इलाके के गैंग के मुखिया रहे हो या फिर किसी अफसर के कनेक्टेड बच्चे, एक बार यहाँ पहुँच जाओ तो तुम्हारी पहचान बस एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं रहती। यहाँ वो लगातार पूरे दिन बिना रुके बहुत कड़ी शारीरिक सजा और प्रशिक्षण झेलते हैं। उन्हें सबसे बुनियादी इंसानी बात करने या इंसानी खाना खाने की भी इजाजत नहीं मिलती। वे बस सुअर जैसे आवाजें निकाल सकते हैं और सुअर वाला खाना ही खा सकते हैं। और उनके अपराध की सख्ती के हिसाब से हर परेशान नौजवान के सीने पर एक अलग लेटर ग्रेड लगाया जाता है। जितना बड़ा लेटर ग्रेड उतनी ही कड़ी सुधार की जरूरत होती है, और सुधार का वक्त तब तक चलता रहता है जब तक उन्हें पूरी तरह सुधरा हुआ न माना जाए। जैसे चांगसू, जो कभी पुलिस को भी डराने वाला युवा गैंग लीडर था, उसे तभी पूरी तरह सुधरा हुआ माना गया जब वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया और अपनी पैरों पर काबू नहीं रख सकता था। ये सब इसलिए क्योंकि यूथ प्रोटेक्शन एक्ट था, जिसने कंट्री के युवा अपराध को जन्म दिया। स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। जो टीचर उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते, वे ही हिंसा का शिकार बन जाते। लेकिन जब उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई या मार दिया तो उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि युवा संरक्षण अधिनियम के तहत उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। इससे ऐसा दौर आ गया जब कोई भी बड़ा बच्चों की गलती सुधारने की हिम्मत नहीं करता था। बदले की आशंका में बड़े डर कर बच्चों के सामने खड़े होने से कतराते थे और बच्चों के प्रति बेहद सतर्क हो गए थे। लेकिन ये सब कुछ हान के बाद बदल गया। मानसू को अध्यक्ष चुना गया। उसने युवा सुरक्षा अधिनियम को खत्म कर दिया और एक नया कानून बनाया जिसे स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट कहा गया। अब नरम सजा का जमाना खत्म हो गया। अगर कोई अपराध करता तो उसे सुधार प्रशिक्षण मिलेगा। पूरी तरह सुधार होने के बाद ही वे समाज में फिर से शामिल हो पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर बातों से काम नहीं चलता तो सख्त अनुशासन ही आखिरी रास्ता होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज ये युवा खुद ही खेल के मैदान में लाइन लगाकर खून दान करने आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कि वे बेहतर हो गए हैं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट पाना है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट को ली मनसू के यहाँ 5,000 रुपए में बदला जा सकता है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद सबसे पहले वे सीधे ली मनसू के पास पैसे के लिए जाते हैं। ये वही धंधा है जो हमारा नायक ली मनसू अभी चला रहा है। 5,000 के गिफ्ट कार्ड और एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट को 10,000 में खरीदना। हालांकि उसका मकसद सिर्फ उन सर्टिफिकेट्स के लिए है। चूंकि हर एक की छुपी हुई कीमत लगभग 12,000 है, वो बीच वाले का काम करके मुनाफा कमाता है कीमत के फर्क से। उसे अच्छी तरह पता है कि ये गैर कानूनी काम है, फिर भी उसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि उसके जैसे नाबालिग के लिए सबसे बुरा हाल सिर्फ एक चेतावनी पत्र मिलना होता है। असली खतरा है बाकी बदमाश युवाओं से बचना। और तभी मस्ती से पैसे गिन रहा ली मनसू को अचानक चेहरे पर जोरदार लात लगती है। वो और उसका कार्डबोर्ड बॉक्स कई मीटर दूर तक उड़ जाते हैं। कई शरारती लड़के ली मनसू के पास आते हैं और कहते हैं कि लगता है उसने हाल ही में काफी पैसा कमाया है। ली मनसू उन शरारती लड़कों को देखता है और बोलता है, धत्त तेरी की। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। ये लड़के जो उसके चारों ओर खड़े हैं नए कानून का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि सुधार सब बेकार की बातें हैं। फिर सुनहरे बालों वाला लगातार बात का धुआं छोड़ता है और ली मनसू उसके नीचे दबा है, इस बदबूदार अपमान को सहते हुए। सुनहरे बालों वाला उससे पूछता है, पैसे बांटना नहीं आता क्या दूसरों के साथ, या तुम सिर्फ इसलिए इतने हिम्मती हो क्योंकि चांगसू जेल गया है? कहकर उसने ली मनसू के चेहरे पर थूक देता है। अपमानित होकर ली मनसू गुस्से से कांपता है और चिल्लाता है कि बिना चांगसू के वो बस एक बेकार हारा हुआ चुतिया इंसान है। फिर सुनहरे बालों वाला कहता है कि वो अच्छी तरह जानता है कि चांगसू उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मजे की बात यह है कि चांगसू आज बाहर आ रहा है। ये सुनते ही ली मनसू की आंखें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। चांगसू इलाके के युवाओं का नेता है, क्राइम गैंग का। उसने जिन लोगों को भी नुकसान पहुंचाया वे सब भयानक यातनाएं सह चुके हैं, लेकिन कोई भी खुद को पीड़ित नहीं कहता, क्योंकि वे सब इस राक्षस से बदला लेने का डर रखते हैं। ली मनसू भी इससे अलग नहीं है। उसकी डरावनी शक्ल ही काफी है कि वह पूरी तरह कांप उठे। डरते हुए ली मनसू को देख ब्लॉन्ड सीधे मुद्दे पर आ जाता है। अगर वो चांगसू के गुस्से को भड़काना नहीं चाहता तो बेहतर होगा कि वो पैसे दे दे। ये सुनते ही ली मनसू अपने बैग में हाथ डालता है और कहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगले ही पल वह बैग से अपनी बीच की फिंगर दिखाता है। ये देखकर सुनहरे बालों वाला तुरंत गुस्से में फट पड़ता है। उसे गाली देते हुए कहता है कि तुह सुअर की औलाद, और फिर ली मनसू के पेट पर जोरदार घुटना मर देता है। फिर उसे जमीन पर दबाकर पीटने लगता है। चांगसू के चले जाने के बाद तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें काबू नहीं कर सकता? क्या तुम सच में मुझे कमजोर समझते हो? वो ये सब करके भी संतुष्ट नहीं होता तो सुनहरे बालों वाले की नजर पास रखे एक फावड़े पर पड़ती है। आज वो ली मनसू को जोरदार सबक सिखाने का मन बना चुका है। उसके पास वाला एक बदमाश उसे शांत रहने के लिए कहता है, अगर चीजें
बेकाबू हुई तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। गोरा लड़का दावा करता है कि उसे सुधार गृह जैसी जगहों से डर नहीं लगता। उसे लगता है कि जब तक वह सख्त बर्ताव करेगा तो कभी भी निकल सकता है। अभी तो बस उसे ली मंसू को इस कदर पीटना है कि वह खुद को भी ना पहचान पाए। लेकिन जैसे ही गोरा हमला करने वाला था तभी उसकी पीठ पर जोरदार किक पड़ती है। किक मरने वाला छात्र परिषद के अध्यक्ष था, नाम कांग वूकोंग। वो आते ही कहता है कि यहाँ कैंपस में हिंसा मना है। यह बोलने के बाद वह ली मंसू को जमीन से उठाने में मदद करता है। आसपास के गुंडे उसे पहचान लेते हैं। इस वक्त बार बार पिटने वाला वो गोरा अब परवाह नहीं करता। वो फावड़ा उठाता है और कांग वूकोंग की तरफ दौड़ पड़ता है। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, फिर स्कूल बदल लूंगा। फावड़ा बचते हुए कांग वूकोंग सवाल करता है, क्या सच में मुझसे मरना चाहता है? फिर एक हाथ से गोरे के कंधे को पकड़ता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हत्या के नतीजे झेल पाओगे? खुद को हारा हुआ देखकर गोरा तुरंत बाकी लोगों को हमला करने के लिए बुलाता है और फिर उसके 3 नौकर कांग वूकोंग पर झपट पड़ते हैं। लेकिन नौकर तो नौकर होते हैं। कांग वूकोंग एक एक पंच मारकर उन्हें गिरा देता है। नारंगी कपड़ों वाला मोटा आदमी उसे घात लगाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग वूकोंग झुककर बच निकलता है। फिर दोनों हाथों से उसकी मारने वाली बाजू पकड़ लेता है। विरोधी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह उसे कंधे के ऊपर से फेंक देता है, जिससे वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। ज्यादा उत्साहित होकर कांग वूकोंग बिना रुके आखिरी पर भी टूट पड़ता है। ये देखकर वो अपराधी डर जाता है और माफी मांगने लगता है। पास मत आओ, मैं तो बस दिखावा कर रहा था। लेकिन अफसोस, उसे मार से बचना नहीं है। ली मानसू अपना बैग उठाता है और कांग वूकोंग से पूछता है, क्या उसने नहीं कहा था कि कैंपस में हिंसा मना है? ली मानसू के सवाल पर वो मुड़कर देखता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे उसका नाम लेकर बुलाना चाहिए। ऐसे मौके पर ली मानसू सिर झुकाकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब वो उसका भाई नहीं रहा। दखल देना बंद करो, मेरे साथ रहना सिर्फ तुम्हें मुश्किल में डालेगा। कांग वूकोंग कहता है कि उसे मुश्किल नहीं लगती, बल्कि वो उसका भाई है। चाहे ली मानसू कुछ भी सोचे, वे हमेशा भाई रहेंगे। ली मानसू एक पल के लिए रुकता है, फिर कहता है, बस वो घड़ी फेंक दो। अगर तुम एक अमीर परिवार में गोद लिए गए हो तो उसे बदलना चाहिए। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। कांग वूकोंग सिर खुजाता है और कहता है कि उसे परवाह नहीं। इसके अलावा उसके हाथ पर वाली घड़ी को बदलने की ज्यादा जरूरत है। घर जाते हुए ली मानसू कांग वूकोंग के कार्यों के बारे में सोचता रहता है। अगर आज की घटना से कांग वूकोंग का यूनिवर्सिटी में दाखिला रुक गया तो बुरा होगा। कांग वूकोंग छात्र परिषद अध्यक्ष भी है और मेडिकल स्कूल में गारंटीड एडमिशन वाला छात्र है। उसका असली नाम ली ह्योन सू है। वो ली मानसू का सगा बड़ा भाई है। सालों पहले उसे एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था, जबकि ली मानसू अनाथालय में रह गया। इसलिए वो सोचता है कि उसका भाई अब उसके साथ नहीं जुड़े। उसे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए और मैं खुद बचूंगा इस दुनिया से। और इस खाली पड़े डोनेशन बॉक्स के अंदर उसकी बचने की राह है। यहाँ उसने अपने इस पूरे लाइफ में जो भी पैसे जमा किए हैं वो यहाँ रखे हैं, 3.4 लाख। उसे अभी 6.6 लाख और चाहिए अपने 10 लाख के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। इसलिए वो सोच रहा है कि दूसरे स्कूलों में जाकर ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट ले, क्योंकि उसके स्कूल का अगला ब्लड ड्राइव अभी 3 महीने बाद है। और क्यों वो पैसे कमाने के लिए इतना पक्का है? ये बात उस वक्त से जुड़ी है जब वो अनाथालय छोड़कर आया था। 2 साल पहले की बात है। उस वक्त सरकार ने उसे 50 लाख की मदद तो दी थी, लेकिन उस पैसे से वो एक बाथरूम भी नहीं बना पाया था और एक नाबालिग अनाथ होने की वजह से उसे काम पर रखना भी मुश्किल था। इसलिए भले ही उसे पता था कि ये गैर कानूनी है, ये ही जल्दी पैसे कमाने का तरीका था। जैसे ही ली मानसू पैसे रख रहा था, उसे कोई आवाज सुनाई दी। पीछे से वो गोरा लड़का अचानक आ गया। उसने ली मानसू का कंधा को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? अपराध से कमाई गई संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है। यह कहकर वह ली मानसू के कान में जोर से हंसने लगता है। ली मानसू जानना चाहता है कि वह क्या चाहता है और सुनहरे बालों वाला कहता है कि उसने कहा था कि जब भी वह उसे देखेगा तो उसका पेशाब निकल जाएगा। इस बीच उस शोर शराबे वाली क्लासरूम में जहाँ कांग वूकोंग है, वहाँ शिक्षक अचानक आते हैं और सबको चुप रहने को कहते हैं। उन्हें एक घोषणा करनी है। चांगसू, जो सुधार गृह गया था, वापस आ गया है। उन्हें लगता है कि चांगसू ने सच में अपनी गलती पर पछतावा किया है। उसका व्यवहार देखकर वह स्टूडेंट्स से कहता है कि वे उसकी मदद करें ताकि वह फिर से कैंपस लाइफ में एडजस्ट हो सके। ये सुनकर स्टूडेंट्स में चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि अगर चांगसू को ये पता चला तो टीचर की जमकर पिटाई होगी। कुछ कहते हैं कि सुधार गृह में ज्यादा खास कुछ नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ 4 हफ्ते में बाहर आ गया। लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने आता है वह सबको हैरान कर देता है। जिस युवा गैंग लीडर को वे याद करते हैं, जो हर तरह की बुरी हरकतें करता था, वह अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ खाली नजरों वाला आदमी बन चुका है, जो बेवकूफ की तरह बैठा है और बोल रहा है, मुझे पेशाब करना है।
तभी उसका कंट्रोल अपने एल पर नहीं होता, जिससे वो भरी क्लास में ही पेशाब कर देता है। तभी स्टूडेंट्स को समझ आता है कि ये सुधार वाला काम अब बच्चों का खेल नहीं रहा। इस बीच वेलफेयर अनाथालय के पास पुलिस एक गली के मुहाने पर चेतावनी टेप लगाती है, जहाँ भीड़ जमा है। यहाँ एक हत्या का मामला हुआ है। ड्राइवर कंग वुकोंग से कहता है कि शायद वे आज की अकादमी पार्टी के लिए देर हो जाएगी, क्योंकि आगे कहीं हादसा हो गया है और ट्रैफिक जाम है। कंग वुकोंग कहता है कि वो जगह वही अनाथालय है जहाँ वह पहले रहता था, कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहाँ क्या हुआ? लेकिन फिर उसे कुछ नजर आता है। वो घबराकर तुरंत कार का दरवाजा खोल देता है। जमीन पर पड़ी घड़ी उसके भाई ली मनसू की है। इसी वक्त उसके दिल में एक बुरा एहसास दौड़ जाता है। वो जल्दी से भीड़ में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ता है, लेकिन जो नजारा उसके सामने होता है उसे देखते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। ली मनसू को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हथकड़ी पहनाई गई है और स्पेशल रिफॉर्मेशन एक्ट की धारा 243 के मुताबिक उसे सुधार गृह में भेजा जाएगा। सुधार गृह के नाबालिग अदालत में जज गुस्से में ली मनसू को बेकार समझकर डांटता है, जैसे उसे कोई पछतावा ही नहीं है। याद रखो, तुम वहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम पर हत्या का आरोप है। ली मनसू सिर नीचे किए रहता है और जोर देकर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन जज उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। बस उसके फिंगरप्रिंट और खून लगी ईंट के साथ साथ अब तक किए गए सारे अपराधों को सामने रखता है। अगर लोग बदमाशी या चोरी के लिए किसी को मार देते हैं, पैसे की वजह से या किसी से नफरत की वजह से, इस दुनिया में अनगिनत लाशें होती। वो अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसे बड़ों पर भरोसा नहीं होता। उसे बड़ों से मदद मांगना सीखना चाहिए। इसलिए सुधार अधिनियम की धारा 28 के तहत एक सुधारात्मक हिरासत आदेश जारी किया जाता है। उसे सुधार गृह भेजा जाएगा। इस बस में अपराधी युवा बैठे हैं और बस के प्रशिक्षक बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें चुप रहने को कहते हैं। वे अपने मंजिल के करीब हैं। बस जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंचती है। ये नौजवानों को अभी कोई संकट का एहसास ही नहीं है। बस ये शिकायत करते रहते हैं कि इस जर्जर माहौल में कैसे सोएंगे। लेकिन जैसे जैसे बस अंदर जाती है, उन्हें कुछ लड़कियों का ग्रुप दिखता है जिनके कातिलाना अंदाज हैं। उनके दिल झट से धड़कने लगते हैं, यहाँ तक कि वे लड़कियों में से चुनने की होड़ में लग जाते हैं। इंस्ट्रक्टर उन्हें जल्दी से समझाता है कि शांति बनाए रखें। ये लड़कियों का युवा सुधार केंद्र है। हमारी बिल्डिंग दूसरी तरफ है। इस वक्त ली मनसू खामोशी से खिड़की से टिका हुआ है और अभी भी जज की बातों को याद कर रहा है। बड़ों पर भरोसा करना, लेकिन भले ही वो सच बोल रहा हो, कोई उसकी बात नहीं मानता। वो बड़ों पर कैसे भरोसा करे? जल्द ही बस उस लड़के के युवा सुधार केंद्र पर पहुंचती है। शुरुआत में ये बदमाश नौजवान यहाँ के इंस्ट्रक्टरों के सामने काफी घमंडी होते हैं, लेकिन अगली सीन में उनकी बोलती ही बंद हो जाती है। एक ग्रुप टैटू और मसल वाले नौजवान को दर्द से रोते हुए दौड़ देखते हैं और दौड़ते हुए वे तरह तरह के जानवरों की आवाजें निकाल रहे होते हैं। ये देखकर नए आए बेखबर बदमाश हक्का बक्का रह जाते हैं। इसी वक्त एक प्रशिक्षक को कुछ दिखा। वो तुरंत जोर से चिल्लाया, सभी सदस्य व्यायाम बंद करो। फिर वो अपराधी युवक जिनके सीने पर लाल अक्षर के ग्रेड लगे थे, बिल्कुल ठीक लाइन में खड़े हो गए, एक भी हलचल के बिना। फिर प्रशिक्षक ने जोर से कहा, डायरेक्टर को सम्मान दिखाओ, सभी सलामी दो। फिर ये सब एक साथ अपने हाथ सलामी में उठाते हैं। डायरेक्टर बिना कोई भाव दिखाए बोलता है, टीम के सदस्य लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। ये सुनते ही ली मनसू और बाकी लोग सोचने लगे कि क्या उन्हें भी ये करना होगा। तभी डायरेक्टर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, कुत्ते की स्थिति में आओ। जैसे ही उसने ये कहा, नए आए हुए अपराधी जवान जोर जोर से हंसने लगे। ये दिखने में आसान कमांड सुनते ही बाकी अपराधी जवान एक साथ अपना सिर जमीन पर पटकने लगे। इस जानवरों जैसी हरकत को देखकर कुछ नए लोग आपस में कहने लगे, क्या उसे युवाओं के अधिकारों के कानून का पता नहीं है? इस वक्त डायरेक्टर उनकी तरफ इशारा करता है और कहता है, लगता है कुछ कीड़े अभी भी नकारा हैं। फिर वो चिल्लाता है, सुअर के बच्चे। फिर उन अपराधी नौजवानों की तरफ से जो सिर झुका के खड़े हैं, सुअर की चीखें लगातार उठने लगती हैं। 10 मिनट में मैं इन कीड़ों को मवेशी बना दूंगा। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, एक नया आया हुआ अपराधी नौजवान गुस्से में जवाब देने की कोशिश करता है। अगले ही पल एक मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। ली मनसू और बाकी नए लोग इस नजारे को देखकर आंखें बड़ी कर लेते हैं। युवक सुअरों की तरह आवाजें निकालते हैं, जैसे भूखे भेड़िए धीरे धीरे उनके पास आ रहे हों, मानो वे अपनी लंबी जमा हुई नाराजगी इन नए लोगों पर निकालना चाहते हों। जल्द ही उनमें से ज्यादातर को निपटा दिया जाता है। निर्देशक कहता है कि उसे अब उनका ये रूप पसंद है, तो अब से तुम सुअर नहीं रहे, तुम्हें सुअरों से नौकरों में प्रमोट किया जाता है। तुम अब सामान्य इंसानों की तरह बात कर सकते हो। तभी ये अपराधी युवक पहली बार कुछ इंसानी शब्द बोलते हैं, जवाब देते हैं, समझ गया। ली मनसू चालाकी से जमीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग कर रहा था। बाकी लोग या तो उन भूखे भेड़ियों से भाग रहे हैं या आसपास के इंस्ट्रक्टर्स के पास मदद मांगने दौड़ रहे हैं। इंस्ट्रक्टर्स की लगातार मुस्कुराहट से मत धोखा खाना। ये लोग इन सामाजिक कचरों और परजीवियों से हड्डियों तक नफरत करते हैं, इसलिए हिंसा उनके लिए एकमात्र रास्ता बन जाती है। मारने के मकसद से नहीं, बल्कि सीख देने के लिए की जाने वाली हिंसा। ली मनसू ये सब देखता है। आखिरकार
कोई भी हत्यारा बनना नहीं चाहता, वह भी नहीं। लेकिन इस वक्त अचानक ही डायरेक्टर उसके सामने आ जाता है। बहुत जोरदार है ना? जवान आदमी, अभी अभी आए हो और दिमाग घूम रहा होगा, फिर भी यहाँ होशियारी दिखा रहे हो। जैसे ही ली मनसू माफी मांगने वाला होता है, उसके चेहरे पर एक पैर पड़ता है। माफी मांगने की जरूरत नहीं, मुझे चालाक शातिर चूहे पसंद हैं। अब से तुम मेरे लिए एक चूहा हो जो मुझे एंटरटेन करे। और वह ली मनसू से कहता है कि अब से सिर्फ चूहे जैसी आवाज निकालना। मजबूरन ली मनसू मान जाता है। इसी वक्त दो इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट करते हैं कि सभी को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये नए आए हुए अपराधी नौजवानों के कपड़े उतार दिए जाते हैं और सबको एक साथ घुटने टेकने को कहा जाता है और उसके बाद उनका मूल्यांकन शुरू होता है। दूसरी तरफ कांग वुकोंग चांगसू के घर पहुंचता है। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो कैंची निकालता है और ताला खोलने की कोशिश करता है। जल्द ही वह आसानी से दरवाजा खोल लेता है। उसने बचपन से ही ताला खोलने की कला सीख रखी है। जब वो छोटा था तब वह और उसका भाई ली मानसू अक्सर खाली घरों में घुस जाया करते थे। ली मानसू हॉलवे में पहरेदारी करता था, जबकि वह अंदर से कोई भी कीमती सामान चुरा लेता था। सिर्फ 5 मिनट में वे पूरे घर की कीमती चीजें चुरा लेते थे। उन्होंने कई सालों तक ये चोरी की आदत दोहराई, जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़कर अनाथालय नहीं भेज दिया। तभी जाकर ये जिंदगी रुक गई। उसके बाद से कांग वुकोंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से ऐसा करेगा। लेकिन आज उसका मकसद चोरी नहीं बल्कि अपने भाई का पता लगाना है। और चांगसू जो लेटा हुआ था, हाथ बांधे बिस्तर पर पड़ा हुआ, ये वही आदमी है जिसे पता है सुधार गृह कहाँ है। चांगसू बिस्तर पर लेटा रो रहा है, कह रहा है कि फिर से पैंटी गंदा कर दिया। सामने इस मानसिक रूप से कमजोर लड़के को देखकर कांग वुकोंग खुद से सोचता है कि ऐसा सुधार गृह क्या होता होगा जो इसे ऐसे बना देता है। वो कहते हैं, तुम ऊपर से गिर पड़े थे और सिर पर चोट लगी थी, लेकिन तुम्हें कोई चोट या हड्डी टूटने की बात नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हारी हालत का कोई और ही कारण होगा, है ना? लेकिन अब चांगसू उसके सवाल बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। वो बस चिल्ला रहा था कि उसे पोटी करनी है। ये देख के कांग वुकोंग सिर पकड़ लेता है। तुम्हारे लिए तो सिर्फ 4 हफ्ते थे, लेकिन पता नहीं मेरे भाई को बाहर आने में कितना वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी से मेरे सवालों का जवाब दो। कांग वुकोंग अब बहुत बेचैन था, क्योंकि सिर्फ 4 हफ्तों में ही पापी चांगसू ऐसा हो गया था। उसे सोचने की हिम्मत भी नहीं थी कि जब उसका भाई बाहर आएगा तो उसका हाल क्या होगा। लेकिन चांगसू अब बस एक मानसिक रूप से कमजोर पागल बन गया था। वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं देता, बस दर्द महसूस करता रहता है और बार बार कह रहा था कि वो गलत था, उसे मारना बंद करो। कांग वुकोंग को समझ आ गया कि ये लड़का सच में मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। इसे और सवाल पूछना बस वक्त बर्बाद करना है। लेकिन इसी वक्त उसे चांगसू की छाती पर कुछ दिखा। ये एक निशान था जो चांगसू के सीने पर बना था, और ये निशान वो लैटर था जो हर अपराधी नौजवान को सुधार गृह में दाखिल होने के बाद लगाया जाता है। डायरेक्टर ये मूल्यांकन हर बच्चे के केस की गंभीरता के आधार पर करता है। दूसरी ओर डायरेक्टर ने ग्रुप को देखा और पाया कि ये बैच बस कुछ बोरिंग मामूली कैरेक्टर्स से भरा है। लेकिन अचानक उसकी नजर किसी अलग शख्स पर पड़ी। वो था ली मानसू। वो खुशी से खड़ा हो गया और चिल्लाया, मुझे पता था मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं देंगी। बधाई हो, तुम दिखने से ज्यादती वाले हो। मैंने सोचा नहीं था कि इस बैच का सबसे बड़ा ए तुम ही हो। तुम्हारे ट्रेनिंग पीरियड में तुम्हें खासा मजा आने वाला है। इस वक्त ये सुनकर ली मानसू को सिर्फ एक गहरा एहसास होता है, संकट बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ पूछताछ करने के बाद कांग वुकोंग योंगजी गर्ल्स मिडिल स्कूल के गेट पर पहुंचता है। इसी वक्त स्कूल से निकलती हुई लड़कियों का एक समूह खुशी खुशी बाहर आ रहा होता है। उनमें से एक लड़की कुछ कमाल का देख लेती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त को रोकती है, जो अभी भी खाना खा रही होती है, और शर्माते हुए कहती है कि उस तरफ देखो। उसी वक्त कांग वुकोंग एक साइकिल पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा होता है। उसकी बेहद हैंडसम शक्ल देखकर दोनों लड़कियां तुरंत क्यूट लगने लगती हैं। उससे बात करने का तरीका अपनाया। मास्क पहनी लड़की ने इशारों में पूछा, क्या वो ट्रेनिंग में है? कांग वुकोंग ने अपने ईयरफोन उतारे और कहा, सॉरी, वो नहीं है। उसने पूछा, क्या वो कुछ पूछ सकता है? लेकिन उसकी अनजाने में आई मुस्कान ने लड़कियों के दिल तुरंत छू लिए। उन्होंने कहा कि वे न सिर्फ उसके सवालों के जवाब दे सकती हैं, बल्कि अपना घर का पता भी दे सकती हैं। कांग वुकोंग ने बताया कि वो किसी ग्वे मिन नाम के शख्स को ढूंढ रहा है। लेकिन ये नाम सुनते ही लड़कियों के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वे इशारा करने लगीं, तुम उस पागल औरत को ढूंढ रहे हो क्या? वो अभी अभी सुधार गृह से निकली है। अगली ही पल गुस्से की नजर महसूस करते ही वे डर के मारे अपनी उंगलियां नीचे कर लेते हैं और जानबूझकर उससे बचने लगते हैं। अपना निशाना पक्का करके कांग वुकोंग तेज कदमों से आगे बढ़ता है और ग्वे मिन का रास्ता रोक लेता है। रोक दिए जाने पर ग्वे मिन पूछती है कि वो क्या चाहता है। कांग वुकोंग कहता है कि उसे सुधार गृह के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। सुधार गृह शब्द सुनकर
गोवे मिन उसे धक्का देकर किनारा कर देती है और कहती है कि चले जाएं और उसे परेशान करना बंद करें। इस वक्त कांग वूकोंग सिर झुकाकर समझाने लगता है कि उसका बुरा मतलब नहीं था, उसका भाई अब उस जगह भेजा जा चुका है। लेकिन ये सुनकर भी गुए मिन नहीं रुकती। जैसे ही कांग वूकोंग सोचता है कि शायद उसने सीधे सीधे पूछ लिया, एक मोटरसाइकिल हेलमेट उसके ऊपर फेंका जाता है। गुए मिन उसे सिग्नल देती है कि हेलमेट पहनकर बाइक पर चढ़ जाए। उसे नहीं लगता कि यहाँ सुधार गृह के बारे में बात करनी चाहिए। रास्ते में कांग वूकोंग पूछता है कि आखिर उसने अपना मन क्यों बदला। उसका दिमाग घूम रहा है और वजह यह है कि गुए मिन का भाई भी वहीं अभी है। सुधार गृह के बारे में वो बस 2 शब्दों में बताती है, नरक। इस वक्त जो नए नाबालिग अपराधी सुधार गृह भेजे गए हैं वो 3 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग से गुजर चुके हैं। उनकी हालत ऐसी है कि मांसपेशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस यही उम्मीद है कि ये सजा जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगली ही पल इंस्ट्रक्टर के आदेश पर ली मनसू चूहे की तरह चीखने लगता है। बाकी सब सुअर की आवाजें निकालते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हैं कि उनकी आवाजें गलत हैं। जब एक चिल्लाना हो तो सुअर की आवाज होनी चाहिए, जब 2 चिल्लाना हो तो भेड़िए की आवाज होनी चाहिए। तो इंस्ट्रक्टर के 1-2 के आदेश पर अपराधी नौजवान घुटनों के बल बैठकर सुअर और भेड़िए की आवाजें निकालने लगते हैं। ली मनसू की हालत थोड़ी आसान है, उसे बस लगातार चूहे की आवाज निकालनी है। ऊपर मंच पर खड़े डायरेक्टर को ये उठते गिरते जानवरों की आवाजें खूब भा रही हैं। वह सोचता है, पशुओं की आवाजें हमेशा इतनी प्यारी लगती हैं। इसी वक्त एक अपराधी जवान थकान से गिर पड़ता है। उसका स्वागत होता है ट्रेनर की मुट्ठियों और लातों से, साथ ही चिल्लाता है, सब लोग फिर से शुरू करो। अपराधी जवान बताता है कि उसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ट्रेनर से बाथरूम जाने की इजाजत मांगता है। ट्रेनर कहता है, जब पहली बार आया था तो बड़ी हेकड़ी नहीं थी, अब ये भी नहीं सह पा रहा। तभी निर्देशक इस हालात को देखता है और रोक देता है। शिकायतकर्ता युवक के पास आता है और कहता है, तुम्हें बोलने से पहले बहुत सहना पड़ा होगा, तो डरो मत, उठो, मैं तुम्हें बाथरूम जाने का मौका देता हूँ। फिर वह भीड़ से पूछता है, क्या किसी और को भी बाथरूम जाना है? निर्देशक की समझदार मुद्रा देखकर भीड़ एक एक करके जवाब देने लगती है। जल्द ही बाथरूम जाने वाले एक लंबी लाइन में लग जाते हैं। उनके पास खड़ा इंस्ट्रक्टर बार बार पूछता रहता है, कोई और जाना चाहता है? अगर तुम नहीं गए तो अब अगली बार कभी नहीं आएगी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो इंस्ट्रक्टर ने बाकी लोगों को फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का आदेश दिया। लाइन में खड़ा ली मानसू सोच रहा था, क्या सच में उन्हें बाथरूम भेज देंगे? जो नहीं जाएंगे उन्हें तो ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ेगी। तो सब लोग बहाना बनाएंगे कि पेट में दर्द है और छोड़ देंगे, जैसे कुछ लोग पहले ही चालाकी दिखा चुके हैं। वैसे भी डायरेक्टर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मार डालना चाहते हों। आखिरकार बिना किसी कीमत के दयालुता पहाड़ की पेड़ों पर अनजाने फल जैसी होती है। जितनी मिठास और लुभावनी होती है, लोग उतने ही ज्यादा उसे तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाते। तो कुछ सोचने के बाद ली मनसू ने हाथ उठाया और चूहे जैसी आवाजें की। शिक्षक दौड़ते हुए आए और उनका नाम और क्या चाहिए पूछा। ली मनसू अभी भी सिर्फ चूहे जैसी आवाजें ही करता रहा, जब तक कि शिक्षक ने उसे इंसानी भाषा में बोलने का आदेश नहीं दिया। तभी उसने कहा कि उसका पेट अचानक से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब वो ठीक है और वो फिर से ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहता है। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, इंस्ट्रक्टर अचानक उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से में चिल्लाता है। सोचता है ये मजाक है। ली मनसू समझाता है कि शायद उसने ज्यादा जोर लगा दिया, जिससे उसका पेट हिला और उसे बाथरूम जाना पड़ा। लेकिन अब वो ठीक है, पीछे हट कमीने, मैं तेरा हाल देख रहा हूँ। ली मनसू जो बाथरूम की लाइन से निकलता है, दूसरे क्रिमिनल नौजवानों द्वारा ताना मारा जाता है। लेकिन ली मनसू को अच्छी तरह पता है कि यहाँ के लोग उन्हें ऐसे ही देखते हैं। बाथरूम का इस्तेमाल इंसानों जैसा करना, इसका पशुपालन से कोई लेना देना नहीं है। जल्द ही बाथरूम इस्तेमाल करना चाहने वाले अपराधी नौजवानों को एक साथ जमा किया जाता है। डायरेक्टर धीरे से हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चाहे इंसान हो या जानवर, सबको बाथरूम जाना जरूरी है। रोकोगे तो दिक्कत होगी। तुम्हारे पास 30 मिनट आराम करने का समय है। ये सुनते ही बाथरूम लाइन में खड़े वो अपराधी नौजवान जीत की मुस्कान दिखाते हैं। लेकिन इसी वक्त डायरेक्टर अचानक उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, किस बात की मुस्कान है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, लेकिन जो लोग नहीं गए वे अब आराम कर सकते हैं। तुम्हारी बात करें तो अब तुम्हारी ह्यूमन सेंटीपीड ट्रेनिंग शुरू होती है। इस वक्त ली मानसू बहुत खुश है कि उसने कुछ गड़बड़ महसूस की और छोड़ दिया। सेंटीपीड जमीन पर रेंगने वाले जीव होते हैं, जिनके पास आमतौर पर 15 जोड़े पैर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 177 जोड़े भी हो सकते हैं। ये इंसानों और जानवरों से नीचे की श्रेणी के जीव हैं और ये अपराधी नौजवान अपने दोनों हाथों और सिर से लेकर नितंब तक खुद को सहारा देंगे। अगर कोई गिरा, प्रक्रिया के दौरान टाइमिंग फिर से शुरू हो जाती है। ये डायरेक्टर का पूरी तरह से ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव टॉयलेट है, जो खास उनके लिए बनाया गया है।
प्रक्रिया के दौरान उन्हें इंस्ट्रक्टरों की लगातार पिटाई भी सहनी पड़ती है। तुम कीड़े चाहते थे ना, अब कोई क्यों नहीं। जल्द ही 30 मिनट बीत जाते हैं। इंस्ट्रक्टर उनके शरीर को ठंडे पानी से धोते हैं ताकि बदबू हवा में फैलने न पाए। जो अपराधी नौजवान 3 घंटे पहले जंगली जानवरों जैसे थे, अब वे मवेशी बन चुके हैं जो काटे जाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है, स्पीकर बोल रहे हैं, आज का ट्रेनिंग सेशन आखिरकार खत्म होता है और अब आगे है खाने का टाइम और हॉस्टल में रूम असाइनमेंट। ली मंसू ट्रे में पड़े खाने को देखता है जो बिल्कुल सुअर के चारे जैसा दिखता है। उसे सोच में पड़ जाता है कि क्या ये सच में इंसान खा सकते हैं। न सीटें, न कोई बर्तन, भीड़ ऐसे खा रही है जैसे जानवर। खाने से पहले एक इंस्ट्रक्टर उन्हें कृतज्ञता गीत गाने को कहता है। जैसे ही ली मंसू सोचता है कि ये कृतज्ञता गीत क्या होता है, इंस्ट्रक्टर के आदेश पर सारे इंस्ट्रक्टर्स बड़े मुस्कुराते हुए एक साथ गाने लगते हैं। हम इंसान नहीं हैं, हम तो सुअर और कुत्ते हैं, जो भी दिया जाता है वही खाते हैं। ये आभार गाना फ्रेम करके कैफेटेरिया के बीचों बीच टंगा हुआ है। ली मंसू को समझ आता है कि ये लोग उन्हें सिर्फ बोलचाल में ही नहीं बल्कि सच में पालतू जानवर समझते हैं। वह हाथ से खाना पकड़ता है और मुंह में डालता है, चाहे उसकी पहचान पालतू जानवर की हो या किसी और जानवर की। अब जो कुछ करना है वो बस सहना है जब तक कि वो वहां से जा न सके। इस बीच कांग वूकोंग को लेकर आ रही ग्वे मीन एक पहाड़ी की चोटी पर जाती है। यहाँ से रिफॉर्मेशन करेक्शनल फैसिलिटी का पूरा नजारा दिखता है। कांग वूकोंग ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो जगह नरक है। ग्वे मीन ने कहा कि नरक तो उस जगह से बेहतर है, वो जगह इंसानों के बस की नहीं है। उसे रोज वहाँ जो कुछ होता है उसके बारे में अक्सर बुरे सपने आते हैं। अब वो बिना ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां लिए सो नहीं पाती। उसने कहा कि उसे ऐसा देखकर लगता है कि वह अपने भाई की परवाह करता है। कांग वूकोंग ने कहा कि ये उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी। उम्मीद कर रहा था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन आखिर में वह फिर भी ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए वह ग्वे मीन को ढूंढने आया। उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। और सुधार गृह से रिहा हुए लोगों में सिर्फ ग्वे मीन ही पूरी तरह से ठीक दिखती है। ग्वे मीन पूछती है कि क्या वह जानना चाहता है कि उसने कैसे सुधार गृह से बचकर निकला। यह सुनकर कांग वूकोंग जल्दी से पूछता है, तो कोई तरीका है? तुम वहां से सुरक्षित कैसे निकली? अगली ही पल ग्वे मीन एक बेवकूफाना सूरत बनाती है। फिर वो कहती है कि उसने ऐसे बेवकूफ बनने का नाटक किया था। कांग वूकोंग सोचता है कि वो मजाक कर रही है और नाराज होकर कहता है कि सीरियस हो जाओ और मूर्खता बंद करो। लेकिन ये सुनते ही ग्वे मीन अपने बाल उठाती है। उसके सिर की खोपड़ी जलने के दागों से भरी हुई है। इस नजारे को देखते ही कांग वूकोंग की आंखें फैल जाती हैं। वो जगह है जहां पूरे देश के टॉप पागल लोग जमा होते हैं और साइको ही सरवाइव कर सकते हैं। किसने सोचा होगा कि कोई अपना सर गर्म खोलते तेल में डाल सकता है। जब मैंने ये किया तो मुझे पागल समझ के जल्दी ही छोड़ दिया। ये सुनते ही कांग वूकोंग ने सिर झुकाया और बार बार माफी मांगने लगा। लेकिन ग्वे मीन ने उसे कहा कि मुझ पर दया मत कर वरना मैं तुझको मार डालूंगी। फिर उसने कहा, तुमने पूछा था कि ये मार्किंग का मतलब क्या है ना? जब वे सब लड़कों और लड़कियों के प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचते हैं तो नाबालिग अपराधियों के अपराधों के आधार पर उनकी रैंक तय किया जाएगा। उसके बाद क्राइम के आउट इन ग्रेड के हिसाब से होगा। उदाहरण के लिए रैंक ई के कमरे साधारण हिंसा से जुड़े अपराधों के लिए होंगे। रैंक डी के कमरे ड्रग्स से संबंधित मामलों के लिए। ग्रेड सी वाले कमरे में चोरी और धोखाधड़ी के केस होते हैं। रेफरेंस के लिए, जिस ग्रेड बी वाले कमरे में वो थी वो हमला करने के केस के लिए था। और जैसा तुमने बताया, तुम्हारे भाई ली मानसू जरूर ग्रेड ए वाले कमरे में होगा, क्योंकि इसी ग्रेड के कमरे में सबसे खतरनाक अपराधी होते हैं जो भी नौजवान हत्या के आरोप में हैं। जैसे ही ली मानसू कमरे में कदम रखता है वो उनके खतरनाक नजरिए को समझ लेता तो वो पीछे नहीं हट सकता। इसी वक्त एक अपराधी अचानक बोलता है, साले क्या तुम्हें खुद का परिचय देना नहीं आता? वह अपनी मुट्ठी रगड़ता है और जोर से पूछता है, कहां से आया है और यहाँ क्यों है? ली मानसू बताता है कि वह वेलफेयर अनाथालय से है और जंगल हाई स्कूल में पढ़ता है। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है ये पुराने लोग सब हंसने लगते हैं और ताना मारते हैं। एक और बच्चा उस एलीट ट्रैक अनाथालय से आया है। एक बुजुर्ग तो कहता है कि उसे जंगल हाई स्कूल का कोई जानता है। उसे याद आता है कि वहाँ तीसरे साल का एक छात्र है जिसका नाम चंगसू है। अचानक जोर से चिल्लाकर चुप रहने को कहा जाता है। एक लंबे बालों वाला दिग्गज ली मंसू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम्हें इस कमरे में रखा गया है तो तुम्हें जरूर काफी मुसीबत खड़ी करनी पड़ी होगी। अभी की हालत देखकर ये लंबे बालों वाला बंदा इस कमरे का बॉस लग रहा है। तो ली मंसू बिना हिचकिचाए कहता है, किसी की हत्या की वजह से। जैसे ही वह ये बात कहता है लंबे बालों वाले दिग्गज को छोड़कर बाकी सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ठंडा पसीना उनकी कलाई पर दिखने लगता है। चेहरे देखकर बोले, ये झूठ नहीं हो सकता है ना? और उनकी अजीब प्रतिक्रिया देख के ली मंसू सोचने लगा, क्या वो अकेला है जिसने किसी को मारा है?
उसे लगा था कि उसे दूसरे अपराधियों के साथ रखा जाएगा, लेकिन अब लगता है कि यहाँ हत्या सबसे गंभीर अपराध है और ये अपराध की गंभीरता शायद यहाँ की पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है। इसी बीच एक अनुभवी ने अचानक लंबे बाल वाले लड़के से कहा, लगता है हमारी पालतू कुतिया अभी भी रुकी बनी रहेगी। ली मंसू थोड़ा उलझन में है। क्या वो लंबे बालों वाला बंदा बॉस नहीं बल्कि यहाँ का सबसे नीचे वाला हो सकता है? लेकिन अगली ही सेकंड में उसे एहसास होता है कि उसकी सोच गलत थी। वे उस लंबे बालों वाले अनुभवी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस सफेद बालों वाले की बात कर रहे हैं जिसे लंबे बालों वाले के नीचे बेंच की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वही यहाँ सबसे नीचे वाला है। अचानक लंबे बालों वाला खड़ा हो जाता है और शिकायत करता है, ऐसे बैठना वाकई असहज है। ये सुनकर जो सफेद बालों वाला अभी अभी इंसानी भाषा में माफी मांग रहा था, वह एक अनुभवी से पीटे जाने के बाद उस पर फिर से इंसानी बातें बोलने का आरोप लगाया गया। बेबस होकर सफेद बाल वाला आदमी बस चूहा जैसा चिल्ला सकता था। यह दृश्य बिल्कुल उसी तरह था जैसे ली मंसू का पहले का अनुभव था। कमजोरों को चाहे बाहर हो या अंदर हमेशा तंग किया जाता है, इसलिए इस वक्त ली मंसू चुपचाप मन बना लेता है। अगर उन्हें लगता है कि वे उसे हुक्म चला सकते हैं तो वह बेहतर समझेगा कि उसे एक हत्यारे की तरह ट्रीट किया जाए। शाम के 7 बजे यह उनका प्रतिबिंब समय होता है। सुधार गृह के अपराधी बच्चों को हर दिन 10 सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसे लिखना होता है, लेकिन ली मंसू को समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखे। आखिरकार वो सुनहरे बालों वाला लड़का जिसने उसे तंग किया था, उसकी वजह से तो वो मारा नहीं गया था। अचानक एक कागज का टुकड़ा ली मंसू की मेज पर गिरता है। 2 दिग्गज उस रिफ्लेक्शन पेपर को बेसबॉल खेलने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ली मंसू जिज्ञासु होकर पूछता है कि क्या वे रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं लिख रहे? वो दिग्गज कहते हैं, ऐसी बकवास लिखने की क्या जरूरत, हमारी पालतू कुत्ता वैसे भी सारे काम हमारे लिए कर देगा। और वो ली मंसू को भी लिखने को कहता है कि नहीं, सब कुछ अपनी पालतू कुत्ते को दे दे। लेकिन इसी वक्त सफेद बालों वाला लड़का अपने दोनों अंडों को पकड़ता है और 2 बार भौंकने जैसी आवाजें करता है। तभी जाकर वह इंसानी भाषा बोलने की मंजूरी देते हैं। वो इंसानी भाषा में बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है। दोनों इसकी आग्रह को मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही सफेद बालों वाला मूतने वाला होता है, एक लड़का उसे पीछे से लात मारता है। वह कहता है कि अब यह लड़का बस एक कुत्ता है, इंसान नहीं, इसलिए उसे कुत्ते की तरह ही पेशाब करनी चाहिए, दोनों की निगरानी में। मजबूरी में सफेद बालों वाले के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाम के 8 बजे नहाने का समय होता है। हर किसी के पास सिर्फ साबुन और पानी से नहाने के लिए 3 मिनट होते हैं। और जो चीज ली मंसू को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती वो ये है कि एक छोटा सा साबुन 50 लोगों में बांटा जाता है। रात के 9 बजे इंस्ट्रक्टर का निरीक्षण और हाजिरी लेने का वक्त होता है। इंस्ट्रक्टर बारी बारी से 1 से 5 तक गिनती लगाते हैं, लेकिन जब सफेद बालों वाले की बारी आती है तो वो भौंकने जैसा शोर करता है। बिना सोचे समझे ये साफ था कि इन दिग्गजों से खतरा है। अगर वो नहीं माना तो जांच खत्म होते ही पिटाई होगी, और अगर माना भी तो प्रशिक्षकों से पिटाई होगी। चाहे सफेद बालों वाला जो भी चुने, पिटाई तो उसे ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन सफेद बालों वाला समझ सकता है, थोड़ी पिटाई जांच के बाद लंबी यातना से बेहतर है। रात के 10 बजे बत्ती बंद और सोने का वक्त, दिन खत्म। इस वक्त ली मंसू का दिल उलझनों से भरा है। नींद नहीं आ रही क्योंकि उसके बगल में सो रहा सफेद बालों वाला लड़का बीच बीच में रो रहा है। एक सीनियर कैदी बस शिकायत करता है, क्यों इंसानों की तरह रो रहा है? सफेद बाल वाला तुरंत अपने मुंह को ढक लेता है। सिसकियां भरते हुए कुछ चिड़चिड़ाहट भरे आवाजें निकालता है। सुधार गृह में रहते हुए उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। सुबह 5:30 बजे सफाई और हाजिरी की जांच का वक्त होता है। हाजिरी के बाद कर्मचारी नाश्ता देने आते हैं। टेबल पर ली मंसू जिज्ञासा से पूछता है, हम कैफेटेरिया के अंदर क्यों नहीं खाते? गंजे सीनियर कैदी ने उससे कहा, आज दोपहर आउटडोर ट्रेनिंग है, इसलिए आज वो लोग अंदर ही खाना खा रहे हैं। इस बार इंस्ट्रक्टर्स ने तो इंसानियत दिखाते हुए उनके लिए चम्मच भी रखवाए हैं। ली मंसू ने आगे पूछा, खाने के वक्त पालतू कुत्ता कहाँ गया? ये सुनकर सीनियर कैदी सब मेज के नीचे झांकने लगे। तभी ली मंसू को अचानक एहसास हुआ कि ये जो मेज हिल रही है वो असल में सफेद बाल वाला लड़का होता है। ली मंसू कहता है, जब वो काम कर रहा है कम से कम उसे कुछ खाना तो मिलना चाहिए। गंजा सीनियर उससे कहता है, परेशान मत हो, हम टॉमी का दोस्त जैसा ख्याल रखते हैं। टैटू वाला सीनियर बोलता है, बिल्कुल सही, और कहाँ मिलेंगे दोस्त जो खुद उसके लिए खाना खिलाएं? फिर वे सब अपने बचा हुआ खाना एक साथ मिलाते हैं। अच्छे दोस्तों ने मिलकर बनाई स्वादिष्ट कुत्ते की खास डिश सामने आती है। यही टॉबी का स्पेशल खाना है। सफेद बाल वाला अंदर से बहुत घृणा करता है। उसे मार खाए बिना कुत्ते की तरह नीचे बैठकर खाना पड़ता है। लेकिन तभी ली मंसू जोर से चिल्लाते हुए मेज को पलट देता है। वो मत खाओ। बड़े कैदी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं। ली मंसू व्हाइट हेयर से पूछता है, तुम सच में अपने आप को कुत्ते की तरह समझते हो? लेकिन व्हाइट हेयर के चेहरे पर न तो उम्मीद की कोई झलक है, न ही कृतज्ञता, बस साफ सच्चा
डर है। ये सब लंबे बालों वाले सीनियर गू ह्यून की वजह से है। वो ली मंसू को चेतावनी देता है, यहाँ अपनी एक सिस्टम और नियम है। तुम देर से आए हो, इसलिए तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो लड़ो, लीडर बनो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें व्हाइट हेयर बॉबी को हराना पड़ेगा ताकि ये हक हासिल हो सके। पर अगर तू व्हाइट हेयर से हारा तो न्यू कुत्ता बनेगा। फिर ली मंसू मन ही मन कसम खाता है। ये गेम सिस्टम कितनी बचकानी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि व्हाइट हेयर उसकी तरफ भूखे भेड़िए जैसा देख रहा है। जैसे ही ली मंसू कहता है कि ये सब बंद कर देना चाहिए, व्हाइट हेयर का मुक्का पहले ही उसके चेहरे पर लग चुका होता है। व्हाइट हेयर को पता है कि आज शायद उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। पालतू कुत्ते का टैग हटाने का ये ही एक मौका है, तो वो इसे मिस नहीं कर सकता। लड़ाई देखकर बड़े कैदी चिल्लाने लगते हैं, शाबाश टॉमी, यही मौका है अपना नया आदमी बनने का। वो ली मंसू को भी छेड़ते हैं, तुम क्यों नहीं लड़ रहे, नया पालतू कुत्ता बनना चाहते हो क्या? ली मंसू जानता है कि अगर ये लड़ाई हार गया तो पूरी तरह निचले दर्जे पर आ जाएगा, लेकिन सफेद बालों वाला उसे मारते हुए आंसू पोंछ रहा है। ये बात ली मंसू के लिए सच में समझ से बाहर है। इसी बीच कांग वुकोंग कल्याण गृह पहुंचता है। डायरेक्टर कहती है कि वह कल भर्ती हो रहा है, क्या उसने अपनी सारी जरूरी चीजें ले ली हैं? कांग वुकोंग पेंगुइन की गुड़िया पकड़ते हुए कहता है, सब कुछ पैक हो चुका है, ये मेरे और ली मंसू के लिए खजाने जैसी चीजें हैं। डायरेक्टर कहती है कि वो दो भाई अनाथालय में सबसे बड़े शरारती बच्चे थे, खासकर कांग वुकोंग जो हमेशा दूसरे बच्चों से लड़ता रहता था। बच्चे इतने डर जाते थे कि अनाथालय के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कांग वुकोंग समझाता है कि उसे गलत फहमी हुई है। हाँ, मैं अक्सर बच्चों से लड़ता था, लेकिन वे मुझसे डरते नहीं थे, वे ली मंसू से डरते थे। असली डर तो वही था, डरावना पागल आदमी। एक बार जब उसका पारा चढ़ जाए तो कोई उसे रोक नहीं सकता। अभी तो सफेद बाल रो रहा है, माफ कर दो, जबकि उसकी मुट्ठियां और पैर बिना कोई दया दिखाए हमला कर रहे हैं। उसका बस एक ही मकसद है, अब वह पहले जैसा टॉमी नहीं रहना चाहता। ली मंसू जमीन पर दोनों हाथों से सिर पकड़कर गिर पड़ा है। वो गंजा जो पहले ली मंसू को कातिल समझकर डरता था, अब अपनी असलियत दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे यकीन हो गया है कि ली मंसू अब सच में टॉमी बन चुका है। सिर्फ पिटाई से संतुष्ट नहीं होकर वह जुबानी भी ताना मारता है, ये इसलिए तेरे मम्मी पापा ने तुझे छोड़ दिया, तू बेकार हारने वाला नया कुत्ता है। पर जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, उसके सिर पर जोरदार मुक्का पड़ता है। जैसे कोई पागल हो गया हो, ली मंसू पूरी तरह बदल जाता है। बस एक ही पंच में वो उस गंजे सीनियर को बेहोश कर देता है। ये नजारा सबको हैरान कर देता है, खासकर सफेद बालों वाले को, जो वहीं रुक जाता है। जैसे कांग वुकोंग ने कहा था, असली डरावना वही है। और जब ली मंसू गुस्से में होता है, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल होता है, सबको धूल चटा देना। दोस्तों, सबसे पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे हाइप्ड जरूर कर दें। आपका दिया गया एक हाइप्ड रिएक्शन मेरी मेहनत को सही रीच दिलाने में और मुझे मोटिवेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं बहुत मेहनत से हर वीडियो आपके लिए तैयार करता हूँ, इसलिए अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी ये फैमिली और बड़ी हो सके। हमारा एमसी सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम सबको कुत्ता बना दूंगा। तभी एक सीनियर उसकी पीठ पर लात जड़ देता है। फिर तीनों सीनियर एक साथ मिलकर उसकी ओर आने लगते हैं और बोलते हैं कि तू हमें कुत्ता बनाएगा, तू पागल हो गया है क्या? इस जेल में सब एक से बढ़कर एक हैं, सबने कोई ना कोई कत्ल किया है। हम तुम्हारे साथ नरम पेश इसलिए आ रहे थे क्योंकि तू अनाथालय से आया है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक प्लंजर उसके मुंह में घुसा दिया जाता है। घुसाने वाला और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है, क्योंकि अब वो गुस्से में पागल हो चुका होता है। गरजते हुए कहता है कि सब चुप हो जाओ, और फिर उस सीनियर का चेहरा घुमा देता है। प्लंजर दो टुकड़ों में टूट जाता है। यह देखकर सीनियर्स अपना आपा खो देते हैं और उसकी ओर आने लगते हैं। एक उसे धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एमसी टूटा हुआ प्लंजर लेकर उनको जानवरों की तरह घूर रहा था। यह देखकर सीनियर डर जाते हैं। एमसी ताना देते हुए बोलता है कि मुझे मारो, क्या तुमने कभी किसी को मारा भी है? सालों, कुत्तों। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। काउंसिलमैन कॉन्ग आराम से अपना गोल्फ स्टिक घुमा रहे होते हैं और उसके सेवक तालियां बजाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी का बड़ा भाई वहां घुटनों के बल बैठा हुआ है। काउंसिलमैन कॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हें यह आइडिया क्यों आया? वो कौन कहता है कि भले ही अभी जल्दी है, पर वह भर्ती होना चाहता है क्योंकि वह अपने जेनजी जनरेशन को सुधारना चाहता है। इससे आपका भी फायदा होगा। यह सुनकर काउंसिलमैन कॉन्ग हंस पड़ता है। वह बोलता है, वह आदमी मेरे बारे में सोच रहा है जिसने अपना मेडिकल स्कूल का दाखिला छोड़ दिया। पर सच तो यह है कि तुम अपने भाई की वजह से यहाँ जाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम अभी भर्ती हो जाओ तो कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें उसी सुधार गृह में भेजा जाए। यह सुनते ही वो कौन कहता है, इसलिए ही तो मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। अगर कोई यह कर सकता है तो वह आप हो पिताजी। लेकिन काउंसिलमैन कॉन्ग जवाब देता है, मैं तुम्हारे भाई की गड़बड़ी क्यों सुलझाऊं?
फिर वो कौन कहता है कि मैं आपकी राष्ट्रपति बनने में मदद करूंगा। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। लिमांशु भूखे भेड़ियों की तरह सीनियर्स पर गरज रहा होता है, तुम लोग मूर्खों का झुंड हो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगले ही पल जो सीनियर गिरा हुआ था अचानक उठ खड़ा होता है और दोनों हाथों से एमसी को कसकर पकड़ लेता है। फिर वो गंजा सीनियर बिना झिझक मानसू के सर पर जोर का एक मुक्का मारता है। एक ही मुक्के में एमसी तुरंत चुप हो जाता है। सीनियर सोचते हैं कि शायद वह मर गया है, इसलिए जो उसे मार रहे थे वह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। लेकिन यह सब एमसी का एक प्लान था। फिर वह एक एक करके सबके अंडे फोड़ देता है। एक ही पल में पूरा सीन बदल के रख देता है। फिर लंबे बालों वाला उसकी तरफ बढ़ता है और बोलता है कि अगर तुझे कोई माँ की गाली देता है तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता ना। तू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है ना। तुम्हारी माँ को पता है कि तू कातिल है। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है वैसे ही एमसी तेजी से प्लंजर से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बड़े बालों वाला उसे आराम से पकड़ लेता है। पर एमसी बोलता है कि माफी मांग ले, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। तभी बड़े बालों वाला बोलता है कि मैं तेरे से माफी क्यों मांगू, बस यार यहीं खत्म करो। इतना कहकर लंबे बाल वाले ने पकड़ छोड़ दी और वो चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने शुरू किया था। फिर उसने अपना मुंह मोड़ लिया और हाथ सर के पीछे कर लिए। एमसी अभी भी समझ नहीं पाया कि वह क्या बोल रहा है। तभी उसने सिर घुमाया और देखा कि 3 गार्ड रॉड लेकर उसकी तरफ भाग रहे हैं। तू कीड़ा अब भी आया और झगड़ा कर रहा है। बाकी पुराने कैदी तो पहले ही हाथ सर के ऊपर करके दीवार के पास खड़े थे। एमसी की बहुत पिटाई हुई। सीनियर बताते हैं कि एमसी ने कमरे में लोगों पर हथियार से हमला किया। इस दौरान एक घायल हो गया। मैं सारी जानकारी रिपोर्ट में लिखकर आपको दे दूंगा। इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है, तुमने कुछ नहीं किया क्या? उसने यह सब खुद किया। सभी एक साथ जवाब देते हैं, हाँ। फिर एमसी को मारते हुए कुत्तों की तरह दरवाजे तक घसीटा जाता है। फिर इंस्ट्रक्टर उसे 15 दिन की कारावास देते हैं। यह वह जगह है जहां मुसीबतखोरों को कुछ वक्त के लिए अलग रखा जाता है। यहाँ बिताए गए दिन हिरासत के समय में नहीं गिने जाते। इसका मतलब है कि एमसी ने अपनी हिरासत के दिन खुद बढ़ा लिए हैं। उसे 24 घंटे लगातार निगरानी में रखा जाता है और उसे सोते हुए भी घुटनों के बल बैठना पड़ता है। इससे भी बदतर उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। वह सिर्फ अपने मुंह का इस्तेमाल करके जानवरों जैसा खाना खा सकता है। और फिर जब टॉयलेट के लिए बेड़ियां हटाई जाती हैं तो एक बड़ा झमेला सामने आता है। वहां कोई टॉयलेट पेपर नहीं होता। उसे खुद अपना पिछवाड़ा पानी से साफ करना पड़ेगा। उसे खुद को साफ करने के लिए पीछे लगे पानी के नल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। 7 बजे के बाद रिफ्लेक्शन टाइम भी होता है। सॉलिटरी में भी उसे रिफ्लेक्शन लेटर लिखना होता है। इस बार एमसी पहले से 2 गुना लिखता है, लेकिन वह जो कुछ भी लिखता है वह सब वहाँ के सीनियर कैदियों की आदतों के बारे में होता है। उसका मानना है कि यहाँ सब में कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत लंबे बालों वाले में है। वो इस कमीने को खत्म ही करना चाहता है। अनजाने में एमसी सो जाता है। उसे वो बात याद आती है जो बचपन में हुई थी। वो और वुकोंग एक ऐसे घर के सामने खड़े हैं जो आग की लपेटों में डूबा हुआ है। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। एमसी जमीन पर सिर मारते हुए गुस्से में चिल्लाता है, साला बकवास। शायद यह माहौल बार बार उन भयानक यादों को उसके सामने ला रहा है। इस वजह से एमसी फिर से सोने से डरता है, क्योंकि उसे फिर वही बुरा सपना आने का डर होता है। जल्दी ही 15 दिन खत्म हो जाते हैं। एमसी तय किए हुए कमरे में वापस आता है। वह अपने सीनियर कैदियों की तरफ तेजी और गुस्से से भरी नजरें देखता है, जैसे फटने वाली हो। लेकिन अचानक सीनियर मुस्कुराते हुए माफी मांगने लगते हैं। माफ करना यार, हमारी गलती हो गई। हमने फैसला किया है कि अब कोई टॉमी नहीं बनेगा। अब से चलो दोस्त बनकर रहते हैं। ये देखकर एमसी सोचता है कि सच में क्या यह सब अपने आप को सुधार चुके हैं। लेकिन जैसे ही वह उनकी माफी स्वीकार करने ही वाला होता है, अगले ही पल एमसी के सर पर कोई मारता है और जिस शख्स ने उसे मारा था वह ताना मारते हुए बोलता है, मैं ढूंढ रहा था तुझे मम्मी के लाडले। उसके बाद 2 और सीनियर तुरंत उसके पीछे आ जाते हैं। एमसी के हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं। उसके मुंह में एक बदबूदार मोजा ठूंस दिया जाता है ताकि वह आवाज न कर सके और इंस्ट्रक्टर को बुला ना पाए। धीरे धीरे एमसी को टॉयलेट की तरफ ले जाया जा रहा होता है। एमसी बोलता है, मुझे खुशी है कि तुम मुझे इतना याद करते हो। फिर लंबे बालों वाला सीनियर बोलता है, हमसे ज्यादा तुझे देखने के लिए कोई और बेचैन हो रहा है। फिर हमें वो गंजा दिखाया जाता है जो धीरे धीरे अपनी पैंट उतार रहा होता है और टॉयलेट में एमसी के करीब बढ़ रहा होता है। जैसे ही एमसी सोचता है कि अब उसकी इज्जत खतरे में है, अचानक एक जोर की आवाज आती है, बस करो, जिससे सीनियर रुक जाते हैं। वे देखते हैं कि एक गार्ड है। आते गार्ड को देखकर सीनियर बोलते हैं कि तुम नए गार्ड लगते हो, लेकिन दखल मत दो, हम यह सब इजाजत लेकर कर रहे हैं। फिर गार्ड बोलता है, किसी की भी इजाजत मायने नहीं रखती, तुम्हारी सजा बाद में दी जाएगी। गार्ड धीरे धीरे बढ़ता है और अपना हाथ एमसी की तरफ बढ़ाता है। एमसी ऊपर देखता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि गार्ड कौन है, वो शून्य हो जाता है। वो कौन गार्ड बन के जेल में आ चुका है।
वह एमसी की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि उसने प्लान बनाया है और वह उसे यहाँ से छुड़ाने आया है। लेकिन अभी एमसी उसे नजरअंदाज करता है और सीधे गंजे सीनियर को जोरदार मुक्का मारता है, जो अभी अभी अपनी पैंट उतार रहा था। और फिर बिना देरी के एमसी लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है और लंबे बाल वाले को चेतावनी देता है। इस बीच बाकी 3 सीनियर वुकोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे नाप तोल रहे हैं। तुम बहुत छोटे लगते हो गार्ड बनने के लिए, पर छोड़ो, हर रूम के अपने नियम होते हैं और यह नियम पूरे करने पड़ते हैं। अब तुम्हें भी नियम मानने पड़ेंगे। वुकोंग जवाब देता है, तुम्हारा मतलब है लड़ाई के नियम? बताओ, मैं जरूर मानूंगा। ये सुनकर सीनियर के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आ जाती है और सभी बोलते हैं, अपनी बात से मत मुकरना और अपने गार्ड की स्थिति का इस्तेमाल करके बाद में बदला मत लेना। वुकोंग हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि वह हमेशा अपनी बात पर कायम रहता है। दूसरी तरफ एमसी चाहे जैसा भी मुक्का मार रहा है, वह लंबे बालों वाले को छू तक नहीं पा रहा होता। साहून, जो कि लंबे बाल वाले का नाम है, उसका मजाक उड़ाता है। तुम्हारे पास खुद को संभालने की ताकत भी नहीं है, फिर भी चिल्ला रहे हो। फिर मौके का फायदा उठाते हुए वह दूसरी तरफ देखता है कि बाकी क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है कि उस पल वुकोंग ने सबको ढेर कर दिया है। सीनियर को लड़ने का मौका तक नहीं मिला। जैसे ही साहून सोचता है कि क्या हो रहा है, एमसी का हमला अचानक आ जाता है। ध्यान भटकते ही एमसी का जोरदार वार उसके मुंह पर लग जाता है। फिर एमसी जीत की खुशी में चिल्लाता है, तुम मुझसे लड़ रहे हो तो इधर उधर मत देखो। उस वार के बाद सियून के माथे की नस थोड़ी फूली हुई दिखती है। फिर बड़े बाल वाले ने एमसी को सख्त सबक सिखाने का फैसला किया ताकि उसे असली पावर का गैप पता चले। उसी टाइम एमसी एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बड़े बाल वाला उसे आराम से रोक के एल्बो मार देता है। फिर वह बोलता है, क्या तुम जानते हो टॉमी टॉमी क्यों बना? जिद्दी एमसी फिर से खड़ा होता है और उस पर लात मारता हुआ चिल्लाता है, क्या क्या टॉमी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बड़े बाल वाला बोलता है, टॉमी कभी यहाँ का रूम बॉस हुआ करता था, ठीक तुम्हारी तरह, अपनी जगह न जानने वाला और बेपरवाह हरकतें करने वाला, जो एक तरफा पिटता रहा। एमसी उनके बीच का फर्क साफ समझता है, लेकिन उसे यकीन है कि वह कभी हार नहीं सकता। इतनी आसानी से तो नहीं। वह फिर से अपना मुक्का घुमाता है, इस कमरे में तुम सब बेकार आदमी हो। लेकिन तभी बड़े बाल वाला भी एक जबरदस्त वार करता है। इस वार के बाद पूरा कमरा सन्नाटे से छा जाता है। एमसी को अपनी सारी ताकत निकलती हुई महसूस होती है। उसका होश धुंधला हो चुका था। फिर भी वह सोच रहा होता है, साला मुझे इस कमीने से ही हर बार क्यों पिटना होता है जो मेरी माँ को अपमानित करता है। एमसी उस पर बस एक ही अटैक कर पाया था। वुकोंग वहीं होता है और एमसी से पूछता है, अभी भी जिंदा हो? लेकिन एमसी बस अपनी आंखों को बंद कर देता है और बेहोश हो जाता है। वुकोंग उसे देखता है और बेबस होकर सांसें छोड़ता है। फिर वह एमसी को पूरी तरह से अपने कंधे पर उठा लेता है। सिहुन उसे जाते हुए देखता है और पूछता है कि वह एमसी को कहां ले जा रहा है, उसे अपनी सजा मिलनी चाहिए। वुकोंग जवाब देता है, जाहिर है सॉलिटरी कंपार्टमेंट में। उसने नियम तोड़ा है और नियम तोड़ने की सजा वही है। लेकिन सियुन कहता है, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मेरे साथ एक लड़ाई कैसी रहेगी? वुकोंग कहता है कि अगर वह सजा नहीं पाना चाहता तो जो बोला है वापस ले लो और लड़ाई मत करना, ये तुम्हारी बहन ने कहा था। ये सुनते ही बड़े बाल वाला वहीं रुक जाता है। जब एमसी फिर से जागता है तो खुद को फिर से अकेले कमरे में पाता है। वो दिन में कसम खाता है कि अगली बार जब वो कमरे में आएगा तो जरूर लंबे बाल वाले के सारे बाल काट के आएगा। बाद में तेज पेट में दर्द महसूस करते हुए वो टॉयलेट के ऊपर बैठ जाता है। जब उसने अपना काम निपटाया तो पता चलता है कि नल से पानी नहीं आ रहा, जिसका मतलब है कि वह हाथ नहीं धो पाएगा। लेकिन फिर उसे पास में टॉयलेट पेपर रखे हुए दिखते हैं। उसे अजीब सा लगने लगता है। इस बार अकेले में न सिर्फ टॉयलेट पेपर उपलब्ध है, बल्कि उसके हाथ पैर भी नहीं बंधे। तभी उसे एहसास होता है कि वह कोई जरूरी चीज भूल रहा है। अचानक उसे याद आ जाता है। वह लोहे के दरवाजे को जोर से मारता है और बाहर खड़े गार्ड से चिल्लाता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेडिकल स्कूल जाने की बजाय यहाँ क्यों हो? सौतेला बाप बनने का बहुत शौक है क्या? मुझे बचाने के लिए हीरो मत बनो, अभी यहीं से निकल जाओ। इस कातिल की चिंता मत करो। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक कातिल के लिए? वुकोंग शांतिपूर्वक जवाब देता है, चाहे कोई भी तुम्हें कातिल कहे, मुझे यकीन नहीं। मुझे यकीन है तुमने किसी को नहीं मारा लिमांशु, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर वुकोंग अपनी पूरी योजना समझाता है और बताता है कि वह बस वही करे जो वह बताएगा, और अगर तुम बेवकूफ की तरह अलग अलग सेल में डाले जाते रहोगे तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। एमसी कहता है, सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं उस लंबे बाल वाले को मारना चाहता हूँ। वुकोंग पूछता है, जानते हुए कि तुम हार जाओगे, फिर उससे क्यों लड़ना चाहते हो? एमसी बताता है, क्योंकि उस आदमी ने हमारी माँ को अपमानित किया था। जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, वुकोंग चुप हो जाता है। फिर वह कहता है, बाकी सब कुछ मैं सह सकता हूँ, लेकिन माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस लड़ाई के लिए मैं तुम्हें जीतना सिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम फिर से उस आदमी से हार गए जिसने हमारी माँ का अपमान किया था, तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। 15 दिनों के बाद कारावास खत्म होते ही एमसी अपने चारों तरफ के खतरनाक सीनियर्स का सामना करता है और खुद ही बॉबी बनने के लिए आगे आता है। वह जमीन पर कुत्ते की तरह बैठ जाता है। यही पहली रणनीति होती है जिस पर उन्होंने उन 15 दिनों में चर्चा की थी। सहो और झुको और मौका मिलने पर पलटवार करो, बस
बस ऐसे ही एमसी कमरे में दूसरा बॉबी बन जाता है। सीनियर्स उसके पीछे को गेम बोर्ड की तरह इस्तेमाल करके गेम खेलते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद एमसी और सहन नहीं कर पाता। वह गुस्से में अचानक उठता है और दहाड़ता है, जिससे सब दंग रह जाते हैं। सीनियर्स उस पर भयंकर नजरें गड़ाए हुए पूछते हैं, अब बॉबी बनने का मन बदल लिया क्या? चाहो तो हम तुम्हारे लिए फिर से हायरार्की सेट कर दें। ये सुनते ही एमसी की नसें फूल गईं। वह सच में इस बंदे को सामने ही पीटना चाहता है, लेकिन उसने वुकोंग से वादा किया है कि वह 5 दिन तक सहन करेगा। 5 दिन बाद चाहे सुपरिंटेंडेंट ही क्यों न बीच में आए, वुकोंग इस कमरे की सारी बात संभाल लेगा और एमसी के बदला लेने के प्लान की तैयारी करेगा। अभी बस उसे सहना है। ये सोचते हुए एमसी खुद को संभालता है और अपने साफ पेट को बोर्ड बनाकर उन्हें नया खेल शुरू करने को कहता है। दूसरे दिन उसने मकड़ी की तरह साफ सफाई करना सीख लिया है। तीसरे दिन वह और व्हाइट बॉबी साथ मिलकर सीनियर्स के रिफ्लेक्शन एसेज लिखने के लिए जिम्मेदार हैं। चौथे दिन तक वह न सिर्फ पालतू कुत्ते की तरह पेशाब कर सकता है, बल्कि सीनियर्स द्वारा बनाई गई खास डिश भी खाता है और बोलता है, इतना स्वादिष्ट। एमसी जानता है कि अगर आज सिर्फ सहन कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो असहनीय मिली जुली गंदगी वाला खाना अभी भी उसे टॉयलेट में उल्टी करवा देता है। वहाँ सफेद बालों वाला कैदी दयालु है। वह कहता है, अगर तुम सब उगल दोगे तो बहुत कमजोर हो जाओगे। वो मुस्कुराता है और एमसी को एक कैंडी देता है। बोलता है कि किसी को मत बताना, वरना दोनों की पिटाई हो जाएगी। चलो यहाँ बॉबी बनकर बस अपनी पूरी कोशिश करते हैं और कुछ मत सोचो। एमसी एक पल के लिए उस पर अचानक आई इस दया को समझ ही नहीं पाता, लेकिन उसका बॉबी बनकर रहने का वक्त आज ही खत्म हो रहा है और अक्सर ऐसे मौके पर हादसे हो जाते हैं। आउटडोर ग्रुप एक्टिविटीज के दौरान सीनियर्स फ्रिस्बी पकड़ने का खेल खेल रहे हैं। 2 बॉबीज वहाँ हैं, एमसी और व्हाइट हेयर, लेकिन फ्रिस्बी पकड़ते हुए व्हाइट हेयर गलती से किचन वाले लोगों से टकरा जाता है। जो टकराए थे वो गुस्से से व्हाइट हेयर को घूरने लगते हैं। क्या चल रहा है? हमसे लड़ना है क्या? व्हाइट हेयर कांपते हुए पूछता है। फ्रिस्बी साथ में खेलना चाहते हो? इस बीच साहुन आराम से जमीन पर पड़ा सोच रहा है कि वुकोंग उसकी बहन को कैसे जानता है, लेकिन अचानक एक चिल्लाहट उसकी सोच में बाधा डालती है। 3 किचन के बड़े लोग उससे सवाल करते हैं, ये जमीन पर पड़ा कुत्ता तुम्हारा है क्या? बेवकूफ, अपने ही कुत्ते पे नजर नहीं रख सकते? ये जानबूझकर किया था क्या? हमारी किचन टीम से लड़ाई करना चाहते हो? अपने कमरे के सदस्य को पिटते देख सीनियर्स ने तुरंत बाजू चढ़ाई और माफी मांगने को कहा। लड़ाई करनी है तो कर लो, हम डरते नहीं। पर फिर साहुन कहता है, छोड़ो यार, इसे बड़ा मत बनाओ, समझदारी से निपटते हैं, जरूरत नहीं कि मामला बिगड़े। ये सुनकर किचन टीम का सीनियर हंस पड़ा और फिर व्हाइट हेयर के सिर पर जोरदार लात मारी। वह कहता है, तुम्हारा तर्क वितर्क सच में मुझे बहुत परेशान करता है। ये देखकर सीनियर्स सब मिलकर अपना सिर घुमा लेते हैं और नजरअंदाज करने का नाटक करते हैं। उन्हें लगता है कि रसोई वाले क्रू से एक बॉबी के लिए लड़ना वाकई में फालतू है। एमसी उनसे पूछता है, क्या गार्ड्स को इन बातों की परवाह नहीं होती? सीनियर्स कहते हैं, गार्ड्स को ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अक्सर हमें खुद ही इसे सुलझाने देते हैं। ये सुनकर एमसी का चेहरा स्याह हो जाता है और वो जैसे जम सा जाता है। उसके दिल में एक फैसला बनने वाला है। एक तरफ वो दयालु कैंडी है जो सफेद बाल वाले ने उसे दी थी, और दूसरी तरफ वुकोंग के साथ की गई योजना का वादा। आखिर में वह ठंडे दिल से मुड़कर चला जाता है। किचन टीम का सीनियर व्हाइट हेयर को जोर से ताना मारते हुए पीटता है, तुम्हारा प्यारा कुत्ता पीटने में बड़ा मजा आता है, क्या मैं उसे कुछ दिन के लिए उधार ले सकता हूँ ताकि थोड़ा मस्ती कर सकूं? जैसे ही वह बात खत्म करता है, एक फ्रिस्बी जोर से उसके चेहरे पर लगती है। किचन टीम का सीनियर तुरंत गिर पड़ता है बिना कुछ समझे। सब हैरान रह जाते हैं कि ये किसने फेंका है, और वो शख्स एमसी होता है जिसने दयालुता वाले लड़के को चुना। एमसी कहता है, तुम लोग गुंडों का झुंड बाहर खूब हंगामा मचाने के बाद यहीं आए हो, हाँ? तो फिर वही बकवास यहाँ भी जारी रखनी है? यहीं तुम लोग तो बस जानवरों की तरह हो, ऐसे जानवर जो न सम्मान जानते हैं न गर्व, इसलिए कमजोरों को ही तंग करते हो। जैसे ही एमसी सफेद बाल वाले को खींचने वाला था, उसी वक्त साहुन वहाँ आ गया। एमसी ने कहा, बीच में मत आओ, इंसानी बात नहीं समझते क्या? तभी लाल बालों वाला किचन का सीनियर आकर साहुन के कंधे को पकड़ लेता है। क्या बात है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं जाकर हमारे बॉस को बता दूं कि तुमने हम पर युद्ध घोषित कर दिया है? साहुन कहता है, जाओ युद्ध घोषित करो, लेकिन उससे पहले मुझे हमारी अंदरूनी बात निपटानी है। लड़ाई की खबर सुनते ही बदमाश नौजवान तुरंत इकट्ठे हो गए ताकि वो तमाशा देख सकें। एमसी जानता है कि उसने पहली बात तोड़ दी है, लेकिन दूसरी निभाएगा। साहुन अपने बाल बांधता है और एमसी से पूछता है, फिर से पिटाई करानी है? एमसी बेखौफ जवाब देता है, कैसा रहेगा एक दांव, जो जीतेगा वही कमरे का बॉस बनेगा। ठीक उसी वक्त क्लासरूम में वुकोंग ने सब कुछ संभाल लिया था। सुधार गृह के बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए उनकी बेसिक क्लासेस हर हफ्ते तय होती हैं। क्लास के वक्त सारी ताकत सुपरवाइजर के पास होती है और वुकोंग को सुपरवाइजर बनने का मौका मिला है। आज एमसी बड़े बाल वाले को हराकर नया रूम बॉस बनने वाला है। योजना के मुताबिक इन दोनों की लड़ाई एक छोटे से इलाके में डेस्क के बीच होनी थी। वुकोंग अपनी घड़ी देखता है, समय आ चुका है, पर मुख्य किरदार अभी तक क्लासरूम नहीं आए। तभी बाहर की हलचल उसकी नजरों में आती है। वह देखता है कि दोनों के बीच लड़ाई मैदान में ही शुरू हो चुकी है। ये देख वुकोंग बेबस होकर आहें भरता है। वह खिड़की के
किनारे पर चढ़ता है और नीचे चिल्लाता है, एमसी कितना घटिया इंसान है। 15 दिन की एकांतवास के दौरान वुकोंग बार बार एमसी को वही कॉम्बो तकनीक सिखाता रहा था। पहला कदम हुक, दूसरा लीवर पंच, तीसरा अपरकट, चौथा मिड लेवल किक, फ्रंट किक के साथ राउंड हाउस किक, फिर लेग स्वीप और खत्म करो एक स्ट्रेट पंच से। लेकिन वुकोंग जानता है कि ये अकेले साहुन को हराने के लिए काफी नहीं है। साहुन की तकनीकें भले ही दिखावटी हों, पर उसकी ताकत जबरदस्त है। योजना ये थी कि क्लासरूम के कोनों का इस्तेमाल करके साहुन को फंसाया जाए, लेकिन अब एमसी ने पूरी योजना ही बिगाड़ दी है। वुकोंग नीचे दौड़ता है। वह अपनी पहचान का इस्तेमाल करके इस लड़ाई को रोकने वाला था, लेकिन तभी अचानक एक पॉपकॉर्न उसकी तरफ उड़कर आ गिरा। सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, क्या कर रहा है? मेरा मजा क्यों खराब कर रहा है? वुकोंग सलाम करता है, मैं नया गार्ड हूँ वुकोंग। ये बच्चे लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें रोकने वाला था। सुपरिंटेंडेंट उसे डांटता है, क्यों रोकना? क्या तुमने किंगडम ऑफ बीस्ट्स नहीं देखा? मान लो उस प्रोग्राम में एक सांप चूहे को खाना चाहता है, तो फिल्म क्रू क्या करता है? कुछ नहीं, क्योंकि ये नेचुरल ऑर्डर का हिस्सा है। हमें दखल नहीं देना चाहिए। दूसरों की लड़ाई देखना मजेदार होता है ना? वुकोंग समझ जाता है कि अब आदेश मानना ही मजबूरी है। एमसी लगातार वुकोंग द्वारा सिखाए गए कॉम्बो से हमला करता है, लेकिन साहुन को एक भी वार नहीं लगता। उल्टा एमसी को बार बार मुक्के पड़ते हैं। बिना दीवार के साहुन को मारना मुश्किल है। एमसी भीड़ में जा गिरता है और लोग उसे गाली देने लगते हैं। वुकोंग अपना चेहरा छिपा लेता है। एमसी के घुटने में तेज दर्द हो रहा था। उसे लगा कि वह फिर हार जाएगा। तभी एक हाथ ने उसे आगे धकेला। सीनियर्स चिल्लाए, वापस जाकर लड़। साहुन मजाक उड़ाता है, ये मम्मी का लाल यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी को ढूंढ रहा है। ये सुनकर एमसी हंस पड़ा। उसके दिमाग में प्लान बन चुका था। एमसी कहता है, लगता है तुम्हें धूल चटाने का तरीका मिल गया है। भीड़ चीयर करने लगती है। साहुन जम्हाई लेता है, खेलने का वक्त खत्म हो गया। एमसी कहता है, हाँ, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। वुकोंग ने कहा था कि साहुन को गुस्सा दिलाकर उसे कोने में लाना होगा। एमसी चिल्लाता है, अरे तुझे गुसिम की शक्ल कैसी लगती है? ये सुनते ही साहुन गुस्से में पागल हो गया। उसने इंसानी दीवार के पास एमसी पर मुक्का मारा। एमसी ने हाथ से ब्लॉक किया, उसके बाल पकड़े और उसे घुमा दिया। अब साहुन भीड़ के पास फंस गया। साहुन सोचता है कि यह हादसा है, पर जब वह बचने की कोशिश करता है तो दर्शक उसके रास्ते में आ जाते हैं। एमसी के मुक्के उसके सिर पर बरसने लगते हैं। साहुन जाल में फंस चुका है। पीछे भीड़ होने की वजह से वह पीछे नहीं हट सकता। एमसी लगातार कॉम्बो तकनीकों की चेन लगाता है। वह 15 दिनों का सारा गुस्सा निकाल रहा है। वह उसे एक पल भी सांस लेने का मौका नहीं देता। बेरहमी से बरस रहे वार साहुन को लड़खड़ा देते हैं। साहुन की चेतना धुंधली होने लगती है। एमसी चिल्लाता है, मेरी माँ की बेइज्जती मत करना। आखिरी पंच लगने तक एमसी नहीं रुकता। साहुन पहले ही बेहोश हो चुका है और गिर जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। साहुन के गिरने का मतलब है कि एमसी अब नया रूम बॉस है। थका हुआ एमसी फिर भी गुस्से में है, क्योंकि साहुन ने माफी नहीं मांगी। तभी भीड़ रास्ता साफ करती है। सुपरिंटेंडेंट गार्ड्स के साथ आता है और कहता है, यकीन नहीं हुआ कि तुम जीत गए। चूहा तो चूहा होता है, शरारतों में माहिर। वह एमसी के कान में झुककर चूहे मारने की आवाज निकालता है। वुकोंग साहुन को उठाता है और एमसी के पास से गुजरते हुए कहता है, ये बच्चा कितना नटखट है, किस पर गया है? एमसी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद अपने भाई पर। अब वक्त है प्लान के दूसरे चरण में जाने का। एक आर्ट स्टूडियो में ग्विमिन पूछती है, तो मेरा भाई सॉलिटरी में पहुंच गया? वुकोंग माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, जो कुछ हुआ सब कुछ बेकाबू हो गया था। ये योजना में नहीं था। लेकिन ग्विमिन ने उसे हिलने डुलने को मना किया, क्योंकि अभी वुकोंग उसकी पेंटिंग के लिए मॉडल बन रहा था। वुकोंग ने पूछा, ग्विमिन और कितना टाइम लगेगा? ये पोज रखना बहुत मुश्किल है। ग्विमिन ने कहा, मैं खत्म कर चुकी हूँ। शायद ये पेंटिंग मुझे आर्ट स्कूल में टॉप स्टूडेंट बनने में मदद करेगी। लेकिन जब वुकोंग ने पेंटिंग को देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। ये कला से क्या मतलब है और उसने मुझे क्यों पेंट किया? थोड़ी बातचीत के बाद ग्विमिन ने वुकोंग को याद दिलाया कि उसका भाई मुश्किल में हो सकता है, क्योंकि मनसू से रसोई टीम के लोग नाराज हो गए थे। जब वो वहाँ थी तो वो लड़की सेक्शन की रसोई टीम की मेंबर थी, इसलिए कभी कभार उनका लड़कों वाली रसोई टीम से भी मिलना जुलना हो जाता था। उसकी याद में लड़कों वाली रसोई टीम बहुत ही गहरी दोस्ती वाली टीम है। अगर तुम उनमें से किसी को नाराज कर देते हो तो वो एक एक करके तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं और परेशानी करते रहते हैं। और एक शख्स है जिस पर खास ध्यान देना पड़ता है, रसोई टीम का बॉस जांग दुबो। इसी वक्त एमसी जो खाना लेने ऊपर गया था, उसकी मुलाकात जांग दुबो से हो जाती है। वो एमसी की प्लेट में साइड डिश डाल रहा था और कह रहा था, थोड़ा और दे दे। लेकिन जल्द ही साइड डिश का सारा तरल पूरी ट्रे में भर गया। एमसी ने नाराजगी से कहा, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन जांग दुबो ने जवाब दिया, ये तो होता रहता है। आखिर तुमने हमारी किचन टीम की बेइज्जती की है। अब किचन टीम के लीडर जांग दुबो की इस उकसावे वाली प्रतिक्रिया का सामना करते हुए एमसी ने बेवकूफ बनना चुना। वो खुद की तरफ इशारा करते हुए पूरी तरह उलझा हुआ दिखा और पूछा,
सच में पक्का है मैं ही हूँ? ये सुनकर शर्मिंदा जांग दुबो पूछता है, क्या तुम लियू मिनसू हो? मिनसू मान लेता है कि उसका नाम वही है, लेकिन कहता है कि हो सकता है कोई और भी ऐसा नाम वाला हो। आखिरकार ये नाम तो काफी आम है। जब जांग दुबो को लगने लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है, तो वो मुड़कर अपने साथियों से कहता है कि पहले जांच कर लो फिर रिपोर्ट देना। लेकिन जैसे ही उसका साथी मिनसू की तरफ इशारा करके जोर से चिल्लाता है कि ये तो पक्का वही है, मिनसू पहले ही कैफेटेरिया से भाग चुका होता है। भागते हुए वो खुद को बधाई देता है कि उसने बचने में काफी चालाकी दिखाई। इसी बीच देश ए के शीर्ष नेताओं की एक शिखर बैठक चल रही है। 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति हान मानसू से मिलते हैं। उनका मकसद राजनीतिक मतभेद भुलाकर जनता के भले के लिए व्यावहारिक सुझाव देना होता है। वूकोंग के ससुर इन प्रतिनिधियों में से एक हैं। राष्ट्रपति हान मानसू काउंसिलमैन कांग से कहते हैं, काफी समय हो गया, हम राष्ट्रपति पद की दौड़ में विरोधी थे, लेकिन अब देश के खातिर तुम्हें मेरे अधीन अच्छी तरह काम करना चाहिए। इतना कहते हुए वह काउंसिलमैन कांग की केक थपथपाते हैं। सामने खड़े रिपोर्टरों के कैमरों की फ्लैश इस ऐतिहासिक पल को कैद कर लेती है। काउंसिलमैन कांग ठिठक जाता है। इस आदमी ने उसकी केक पर थप्पड़ मार दिया, और वो भी पूरे देश के सामने। यह देखकर काउंसिलमैन कांग तुरंत गुस्से से भर जाता है। उसका मुंह सीधे हान मानसू के चेहरे पर मुक्का मारता है। दुर्भाग्य से यह घटना सम्मेलन के बाद होती है, जब वह हान मानसू की तस्वीर वाले पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। फिर पीछे खड़ा वूकोंग कहता है कि राष्ट्रपति हान मानसू को गिराना उसकी सोच से भी आसान है। हमें बस उसकी राजनीतिक नींव यानी युवाओं के सुधार केंद्र, जिसे सुधार गृह भी कहते हैं, को खत्म करना है। काउंसिलमैन कांग कहता है, यही तो वजह है कि मैंने तुम्हें वहां भेजा था। तुम अब तक कहां पहुंचे हो? वूकोंग कहता है, जितनी भयानक बातें मैंने देखी हैं उसके आधार पर उस वक्त उस केंद्र में जो हो रहा था वो बिल्कुल उस संस्था जैसा नहीं था जिसके लिए राष्ट्रपति ने जनता को समर्थन देने के लिए बनाया था। वहां बच्चों को एक दूसरे पर हिंसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। हर तरह की हिंसा और दुरुपयोग आम बात है। वो जानबूझकर बच्चों के बीच लड़ाइयों को नजरअंदाज करते हैं ताकि खुद का मनोरंजन कर सकें। सच तो ये है कि वो जगह परेशान युवाओं को सुधारने के लिए नहीं बनी है, बल्कि एक जिंदा नर्क है। ये सुनकर काउंसिलमैन कांग खुशी से ताली बजाते हैं। तो ये सुधार गृह हान मानसू की कमजोरी है। वूकोंग बोलता है, बिल्कुल सही, बस मैंने जो आपको बताया है इतना ही मीडिया में लीक करना हान मानसू को गिराने के लिए काफी होगा। लेकिन उसका ससुर कहता है कि वह जल्दीबाजी कर रहा है। सिर्फ ये काफी नहीं होगा, ये नौजवान तो अपराधी ही हैं। क्या पीड़ित नहीं चाहते कि उन्हें थोड़ी सजा मिले? और वैसे भी हान मानसू बस यह वादा कर सकता है कि भविष्य में मानवाधिकार सुधार करेगा और इस खुलासे को सुलझा देगा। इसलिए तुम्हें कुछ और भी बड़ा और धमाकेदार खोजना होगा। आज सुधार गृह फैसिलिटी ने इस नाबालिग अपराधियों के ग्रुप के लिए केकड़ा सजा का इंतजाम किया है। सबको अपने शरीर को केकड़े की तरह मरोड़ना है, सिर को अपनी गांड की तरफ रखना है। ये सुपरिंटेंडेंट की आज की खुशियों में से एक है। एमसी अपना शरीर मोड़ता है, पूरे शरीर में कांपते हुए अंदर ही अंदर गाली देता है, साला कब खत्म होगा ये? वो लगभग अपनी हद पर पहुंच चुका है। अचानक एक गार्ड उसके पास आ खड़ा होता है। उसकी नर्वसनेस तुरंत बढ़ जाती है और वो चिल्लाता है, केकड़ा केकड़ा। लेकिन जब वो देखता है कि गार्ड कौन है तो उसे बड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि ये गार्ड वूकोंग है। एमसी के पास जाकर उसने शोर मचाया कि व्यक्तिगत ट्रेनिंग के लिए बाहर आओ। ये सुनकर एमसी बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि वूकोंग उसे खास तवज्जो दे रहा है, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वो एक अलग तरह की केकड़ा पोजीशन की ट्रेनिंग थी, जिसमें उसे अपने पेट के बल सब अंग ऊपर उठाकर खड़ा होना था। वूकोंग माफी मांगते हुए समझाता है कि अगर उसने उसे आराम दिया तो दूसरों को जलन हो सकती है और सुपरिंटेंडेंट को शक हो सकता है। ये सुनकर एमसी उसे हालात और खराब करने का आरोप लगाता है। वूकोंग कहता है कि वो उसे बाहर लेकर आया है व्यक्तिगत ट्रेनिंग के लिए प्लान के दूसरे चरण को समझाने के लिए। ये युवा पुनर्वास केंद्र इनाम और सजा पॉइंट सिस्टम इस्तेमाल करता है। जो काम वो देते हैं उसे पूरा करने पर इनाम के पॉइंट मिलते हैं और नियम तोड़ने पर पॉइंट कट जाते हैं। 100 इनाम पॉइंट जमा करो और तुम पैरोल रिव्यू के लिए योग्य हो जाओगे। इसके उलट जितने ज्यादा पॉइंट तुम खोओगे तुम्हारा रिव्यू डेट उतना ही आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारा अभी का स्कोर है -50। 2 बार एकांत कारावास और 1 बार बड़ी लड़ाई। तुमने एक भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं कमाया। एमसी पूछता है कि पॉइंट्स कैसे कमाए जा सकते हैं। ये सुनते ही वूकोंग एक आवेदन फॉर्म निकालता है। अभी के लिए ज्यादा पॉइंट्स जल्दी कमाने का सबसे तेज तरीका है कि तुम खुद से किचन क्रू हेल्पर बनने के लिए अप्लाई करो। लेकिन एमसी जानता है कि उसने पहले ही एक किचन क्रू लीडर को भड़काया है। अब उनके हेल्पर बनने जाना ऐसा होगा जैसे शेर के बिल में घुसना। इसलिए वो जमीन पर लौट-पोट होते हुए कहता है कि किचन क्रू में जाने से बेहतर है मैं यहीं हमेशा रह जाऊं। वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये सुनते ही वूकोंग ने आह भरी। चलो छोड़ो यार, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। पूरे दोपहर की कड़ी ट्रेनिंग ने एमसी
को पूरी तरह थका दिया था। जब वह सोने ही वाला था तभी अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जो उसे बहुत परेशान कर रही थीं। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और उन लोगों से पूछा, क्या तुमको सच में इतनी जोर से आवाजें करनी ही हैं? ये आवाजें 3 बड़े कैदियों की थीं जो ड्यूटी पर थे। एमसी जब से रूम का बॉस बना है तो सफेद बाल अब टॉमी नहीं रहा। एक कैदी ने कहा, गाना गाते गाते काम जल्दी हो जाता है। फिर एमसी से बोला, तुम वहीं बैठो, हिलना मत, सफाई जल्दी निपट जाएगी। एमसी ने थोड़ी टिकाकर सोचा, ऐसे पॉइंट्स कमाने का कोई फायदा नहीं। आखिर क्लासरूम साफ करने पर बस 1 पॉइंट मिलता है, 100 पॉइंट्स जमा करने में तो कई साल लग जाएंगे। तभी 2 जेलर अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से धक्का मारकर खोलते हैं और पूछते हैं, सफाई पूरी हो गई? एमसी ने जवाब दिया, जल्दी हो जाएगी। ये सुनते ही जेलर उसे अकेले काम करने के लिए छोड़ गए अगली जगह, इसलिए क्योंकि किसी ने उसके लिए अतिरिक्त वॉलंटियर का काम अप्लाई किया था। ये सुनकर एमसी सोचता है कि वुकोंग ने उसके लिए कोई दूसरा तरीका निकाल लिया है। वो खुशी खुशी गार्ड को सलाम करता है, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचता है तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाता, क्योंकि उसे किचन क्रू यूनिट में लगाया गया है। इस वक्त एमसी के अंदर बिल्कुल कड़वाहट भर जाती है। क्या उन्होंने वादा नहीं किया था कि उसे किचन क्रू में नहीं लगाएंगे? जांग दुबो कभी देश का टॉप शेफ बनने का सपना देखता था। उसका दाहिना हाथ ट्रेनिंग के जरिए इतना मजबूत है कि वह न सिर्फ 3 किलो का कास्ट आयरन पैन आसानी से संभाल सकता है, बल्कि 2 किलो सामग्री भी बिना मशक्कत उछाल सकता है। उसका बायां हाथ खासतौर पर नाजुक कामों के लिए होता है। उसकी कुकिंग की आलोचना करना मतलब खुद जांग दुबो की बेइज्जती करना है। कुछ नाबालिग उचक्के जब कैंटीन आते हैं तो बस यही शिकायत करते हैं कि खाना स्वाद में खराब है, और इसके जवाब में उन्हें जांग दुबो की तीखी नजरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जांग दुबो जानता है कि उसे खुद को रोकना होगा। आखिरकार यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी कुकिंग उसकी बराबरी कर सके। उसके टीम मेंबर तवे जलाकर चिल्ला रहे हैं या जले हुए तरल से भरे बर्तन पकड़कर दावा कर रहे हैं कि इसे तेल में बदल देंगे, पर ये सामग्री बेकार होते देख वह बस आंसू बहाते हुए उन्हें रोकने को कह सकता है। हालांकि अभी वह इन लोगों को फाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन ये आखिरकार उसकी टीम के सदस्य ही हैं। इसीलिए जांग दुबो के पास उन्हें सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन आज एमसी कुछ अलग है। उसने जांग दुबो की टीम को ठेस पहुंचाई है। तो अगर मिंसू की कुकिंग कौशल बाकी सबकी तरह ही घटिया हुई तो जांग दुबो को पुरानी और नई दुश्मनियां साफ करने का बहाना मिल जाएगा, वो भी खाना बनाने की पढ़ाई के नाम पर। ये सोचकर उसने बिना हिचकिचाए लोहे का बर्तन उठाया और मिंसू पर झपटा। लेकिन मिंसू तो बस जेल में 2 आम घरेलू व्यंजन बना रहा था, और जो किचन का बॉस अभी अभी उसे मार डालना चाहता था वो पूरी तरह हैरान रह गया। तो दुबो ने हमला करने की बजाय एमसी को खुशी से उठा लिया। रोते हुए उसने कहा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, मुझे पता था ये दिन आएगा। अब से एमसी न सिर्फ रूम का बॉस बन जाता है, बल्कि किचन क्रू के लीडर जांग दुबो का भी सबसे कीमती बंदा बन जाता है। इसी बीच स्टोरेज रूम में खाना खा रहे किचन क्रू के लोग इस बात से परेशान हैं। किसी ने सुझाव दिया कि जांग दुबो और मिंसू के बीच झगड़ा करवा दें, लेकिन जांग दुबो के अभी के मूड को देखते हुए ये लगभग नामुमकिन है। अब उनके पास बस एक ही चारा बचता है, मिंसू के खाने में कूड़ा डाल दें ताकि उसका स्वाद खराब हो जाए और इस तरह जांग दुबो का रवैया उसकी तरफ बदल जाए। थोड़ी बात करने के बाद सबके चेहरे खिल उठे जैसे अब कुछ करने वाले हों, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुलने की आवाज से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नया आया शख्स गार्ड वुकोंग था। दिलचस्पी लेते हुए उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि सामान क्यों गायब हो रहा है, तो ये चूहे ही सब गड़बड़ कर रहे थे। खैर, तुम चूहे चोरी कर रहे थे तो अब भुगतना पड़ेगा। लेकिन रसोई के लोग उसकी धमकी की परवाह नहीं कर रहे थे, वे तो उस पर गाली भी देने लगे। ये गार्ड क्या है? क्या उसे पता नहीं कि ये रसोई कर्मचारियों का इलाका है? लेकिन वो बोलते बोलते बस 2.5 सेकंड में सभी जमीन पर गिर गए। ये शरारती लोग जो मिंसू के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते थे, उनका काम तमाम हो गया। हालांकि वुकोंग को नहीं पता कि मिंसू को रसोई कर्मचारियों में कौन लेकर आया, पर लगता है वो वहाँ काफी अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। इसी बीच सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में 2 गार्ड रिपोर्ट देने आते हैं। सुपरिंटेंडेंट खुशी से पूछता है, तो लड़ाई हुई क्या? लेकिन सुनकर कि उन्होंने लड़ाई नहीं की, सुपरिंटेंडेंट का चेहरा तुरंत उतर गया, क्योंकि एमसी को किचन क्रू में घुसाने और क्रू मेंबर्स से उसे नुकसान पहुंचवाने की सारी साजिशें उसके ही दिमाग की थीं। वे सुपरिंटेंडेंट के चिड़चिड़े स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे मनाने के लिए बड़े ध्यान से ऑमलेट राइस बनाया था। दूसरी तरफ दुबो सारे किचन क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करता है। वो जोर से पूछता है, क्या आप उस खास दिन का स्वागत करने के लिए तैयार हो जो महीने में सिर्फ एक बार आता है? और फिर वो साबुन का एक टुकड़ा निकालता है। वह साबुन के टुकड़े कद्दूकस करके एक बर्तन में डालता है। फिर बर्तन में साबुन के टुकड़ों से 2 गुना से भी ज्यादा जैतून का तेल डालता है और डबल बॉयलर पर गर्म करता है। उसके बाद थोड़ा बारीक पिसा हुआ रोलर पाउडर डालते हुए विटामिन ई बढ़ाने के लिए थोड़ा संतरे का रस निचोड़ता है। आखिर में अपनी ताकतवर बाहों से जोर से हिलाता है। एक गाढ़ा, मॉइस्चराइजिंग और दिखने में स्वादिष्ट सा तरल तैयार हो जाता है। जांग दुबो उसे बताता है कि ये खाना नहीं है, ये उनके किचन क्रू का नेचुरल हेयर वैक्स है। स्वागत के लिए खास महीने का दिन है, हम हमेशा ऐसा करते हैं। लेकिन एमसी अभी भी नहीं समझा कि खास दिन पर बाल क्यों
क्यों ठीक करने होते हैं? दुबो कहता है क्योंकि आज नए सामान आने का दिन है। आज हमें महिला सुधार गृह की लड़कियों से मिलने का मौका मिलता है। हर महीने कैफेटेरिया में सामान आता है और हमें ये सामान महिला सुधार गृह के किचन क्रू के साथ बांटना होता है। यही किचन क्रू में होने का एक फायदा है। इस दिन हम अपने बाल ऐसे स्टाइल करते हैं कि हम बड़े और समझदार दिखें और हम अपने मजबूत कंधों से सामान उठाते हैं और दिखावा करते हैं। लेकिन एमसी को बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार मिलता है। लड़कियों का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। न सिर्फ उसकी क्यूटनेस और नन्हेपन की तारीफ करते हैं बल्कि खुद से पूछते हैं कि क्या उसे मदद चाहिए। दूर से ये देखकर दुबो बहुत जलता है। सोचता है ये बंदा आराम कर रहा है और लड़कियों से फ्लर्ट भी कर रहा है। तभी एक नन्ही लड़की दुबो की पीठ पर थपकी देती है। वह एक चिट्ठी निकालती है और उसे थमाती है, याद दिलाते हुए कि उसे जल्दी ले लेना चाहिए वरना उसकी लीडर देख लेगी। लिफाफा लेते हुए दुबो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर देखा कि वो जाते वक्त चुप रहने का इशारा कर रही है। उसके दिमाग में पहले ही शादी के ख्याल चलने लगे। उसने 5 बच्चों के नाम भी सोच लिए। उसकी कल्पना में खुशी के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। लेकिन जब उसने लिफाफा खोला और अंदर लिखा पढ़ा तो उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया, क्योंकि ये प्रेम पत्र उसके लिए नहीं था। ये रूम ए के बॉस के लिए था। इस बीच एमसी स्टोरेज में था। थकावट से हाँफ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो रसोई के मूर्ख लोग क्यों सिर्फ लड़कियों की मदद में लगे हैं। उसी वक्त जब वो उठकर दूसरी जगह जाने वाला होता है तभी पीछे से जांग दुबो अचानक दिख जाता है और जोर से पूछता है कि क्या वो रूम ए का बॉस है। एमसी उलझन में कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ। जांग दुबो फिर पूछता है कि क्या उसे पता है 22 नवंबर का दिन क्या होता है। एमसी कहता है कि उसे सच में पता नहीं। जांग दुबो का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो बोलता है वो मेरी शादी की सालगिरह है और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये जी कौन है ना? उसकी नसें उभर आती हैं। इस वक्त एमसी डर जाता है और पूछता है क्या हुआ, लेकिन जांग दुबो उस पर गरजता है। ये जी मेरी होने वाली 5वीं बेटी होती, पर तुमने मेरी होने वाली वाइफ को छीन लिया। अगर उसने मुझे नहीं छोड़ा होता तो हमारी इस खूबसूरत दुनिया में पोनीटेल वाली लड़की होती। इतना कहते हुए जांग दुबो अपना मुंह बंद करके एमसी की तरफ झपट पड़ा। गंदा चोर जिसने मेरी बीवी चुराई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एमसी दोनों हाथ उठाकर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जांग दुबो की मुट्ठी पहले ही उसकी तरफ आ रही है और कोई चारा न देखकर एमसी बस बच सकता है। फिर दुबो एक ऐसा मुक्का मारता है जो लोहे की गाड़ी को भी चीर देता। अगर एमसी अभी नहीं बचता तो उसकी खोपड़ी फट जाती। एमसी अभी तक हालात समझ नहीं पाया है, लेकिन जब सामने कोई उसे मारने आया है तो बिना सोचे समझे उसने भी जवाबी वार कर दिया। लेकिन जांग दुबो ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जांग दुबो और वार करने वाला था, लेकिन लोहे की गाड़ी उसकी हरकतों में अड़चन डालती है। एमसी इस मौके का फायदा पाकर फिर से अपनी मुट्ठी से हमला करता है, लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही उसे एक पंच लग जाता है। उनकी ताकत में बहुत बड़ा फर्क है। उसके हाथ न केवल लंबे हैं बल्कि उसकी ताकत एकदम अलग ही लेवल की है। एमसी उसके करीब तक नहीं पहुंच पाता और उसके एक पंच का मतलब है जैसे पत्थर से मार खा जाना। इसी बीच जांग दुबो गाड़ी की बंधनों से खुद को छुड़ा लेता है। वो लगातार एमसी पर पंचों की बरसात करता रहता है। जल्दी ही एमसी कोने में घेर लिया जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे एक तरीका सूझता है जिससे वो उससे निपट सके। जब दुबो का अगला मुक्का नीचे तो एमसी जमीन से एक लोहे का बर्तन उठाता है और उसे ब्लॉक कर देता है। मुझे नहीं पता सोयंग कौन है, लेकिन तुम्हारी डेट की प्लानिंग बहुत खराब है। इसके बाद वो दोनों हाथ झोंक दुबो की कमर के चारों ओर लपेट लेता है। सारी ताकत लगाकर वो उसे पलटने की कोशिश करता है और कोने में फंसा देता है। फिर उसी तरीके से जिसने को हराया था स्थिति पलटने की कोशिश करता है। बढ़िया विचार तो था, लेकिन वह उसे 1 इंच भी नहीं हिला सकता। इसके बजाय जांग दुबो एक हाथ से उसका सिर पकड़ता है और उसे हवा में उठा लेता है और बोलता है, ली मिनसू, तुमने मेरा सच्चा प्यार और मेरे बच्चों का भविष्य चुरा लिया, तो अब मौत की सजा स्वीकार करो। इस अहम पल पर एमसी एक आटे का थैला पकड़ता है। बिना हिचकिचाए वह उसे जांग दुबो पर फोड़ देता है। इसी बीच लड़कियां किचन की टीम से शिकायत कर रही हैं कि यह काम बहुत थकाने वाला है। उन्होंने कभी घर पर बर्तन भी नहीं धोए हैं और अब उन्हें यहाँ रसोइयां बनने की नौबत आ गई है। एक लड़की के पास के सप्लाई वाले ने अपनी इन्वेंट्री में एक अतिरिक्त बॉक्स देखा। ये जरूर उस लड़के के सुधार गृह से आया होगा। उसने लड़कियों से पूछा कि क्या ये बॉक्स वहीं पहुंचा देना चाहिए। बात खत्म होने से पहले ही किसी लड़की ने कहा, अगर उन्हें चाहिए होगा तो खुद आकर ले जाएंगे। जांग दुबो दिखने में इतना डरावना है कि कोई भी हिम्मत नहीं करेगा वहां जाने की। फिर किसी ने कहा, बिल्कुल सही, मैंने सुना है उसने एक बार चांगसू नाम के किसी को पीटा था और उसे सुधार गृह से बाहर निकालवा दिया था। तभी डिलीवरी के लिए एक काली बालों वाली लड़की खुद से बॉक्स उठाती है और कहती है कि वह जाने को तैयार है। वह तो ये भी सोचती है कि जांग दुबो सच में काफी क्यूट है। इसी बीच दूसरी तरफ स्टोरेज रूम में एक जबरदस्त पीछा जारी है। एमसी अपने छोटे कद और इलाके का फायदा उठाते हुए जोंग दुबो के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है। जल्दी ही जांग दुबो की ताकत खत्म
हो जाती है। सांस फूलते हुए वह एमसी को बुलाता है कि आकर उसकी मौत स्वीकार कर ले। वह इसे नरमी से करेगा, लेकिन इससे पहले वो बोलना खत्म करता तभी एक अंडा उसके चेहरे पर फूट जाता है। एमसी एक ट्रे में रखे अंडे उठाता है और लगातार उन्हें उसके ऊपर फेंकता रहता है। पूरी तरह से गंदे हो गए जांग दुबो का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। बस एक जोरदार दबाव से वो एक पूरा लोहे का केतली को टूटे फूटे आकार में बदल देता है। फिर वो अपने आसपास की दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके भी जवाब देने लगता है। एमसी चिल्लाता हुआ बचते हुए कहता है कि इस तरह चीजें फेंकना किसी को मार सकता है, लेकिन जांग दुबो, जो अब पूरी तरह से अपना होश खो चुका है, उसकी परवाह नहीं करता। वह सीधे एक गरम तेल का पॉट पकड़ता है और वो उस पर फेंक देता है। इसी वक्त काली बालों वाली डिलीवरी लड़की खुशी खुशी दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने उसे गर्म तेल का घड़ा छिटकता हुआ दिखता है। ये देखकर जांग दुबो तुरंत ठिठक जाता है, लेकिन उसी पल एमसी अचानक आगे बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। अपने शरीर से काली बालों वाली लड़की को सब कुछ से बचा लेता है। इसके बाद वूकोंग खबर पाते ही तुरंत अस्पताल की ओर भागता है। एमसी का बिस्तर देखकर अस्पताल के स्टाफ से पुष्टि करता है और बिस्तर के सिर वाले पर्दे को जोर से खींचता है, लेकिन जो नजारा सामने आता है उसे देखकर वह पूरी तरह दहल जाता है, क्योंकि एमसी बिस्तर पर पड़ा एक कंकाल बन चुका है। लेकिन यह तो एमसी ने उसे डराने के लिए किया हुआ मजाक था। इस वक्त वूकोंग का चेहरा काला पड़ गया है। वह बेहद गुस्से में दिख रहा है। वूकोंग को ऐसा देखते ही एमसी जल्दी से मासूम बनने की एक्टिंग करता है। कहता है, अच्छा हुआ कि गर्म तेल नहीं था, वरना सच में कंकाल बन जाता। लेकिन वूकोंग उसे गले लगा लेता है। उसका सिर सहलाते हुए कहता है, जब तक तुम ठीक हो बस इतना ही काफी है। थोड़ी बातचीत के बाद एमसी वापस जाने का विचार करता है। रसोई वालों को मना कर दिया गया। वूकोंग ने उसे डांटा, ये सब होने के बाद भी तुम फिर से रसोई की ड्यूटी पर जाना चाहते हो? एमसी ने कहा, क्या ये वही सबसे तेज तरीका नहीं है पॉइंट्स कमाने का जो तुमने बताया था? और मैं मानता हूँ कि तुम मुझे सिखाओगे कैसे दुबो को हराना है। जब मैं उसे हरा दूंगा तो सब कुछ सुलझ जाएगा। वूकोंग हार मानकर अपना सिर खुजलाने लगा और मान गया। इसके बाद वूकोंग अपनी गार्ड की पदवी का इस्तेमाल करते हुए सुपरिंटेंडेंट से नाबालिग अपराधियों के लिए एक खास सजा का तरीका लागू करने की मांग करता है, जिससे एमसी की ट्रेनिंग का मकसद पूरा करना है। क्योंकि दुबो एकदम अलग लेवल पर है, उसे हराने के लिए उसे ताकत बढ़ानी पड़ेगी। शुरुआत करनी होगी पावर ट्रेनिंग से, जैसे दोनों पैरों से झुककर पत्थर धकेलना, फिर त्रिकोणीय लोहे के शंकु धकेलना, और आखिर में अगर वो इस भारी चौकोर पत्थर के ब्लॉक को थोड़ा भी हिला सके तभी उसे जांग दुबो को हराने की उम्मीद होगी। इस बीच साहून, जो एक हफ्ते से एकाकी कारागार में बंद है, अभी भी ये समझ नहीं पा रहा कि वो मंसू से क्यों हार गया। वो लड़का उसके ऊपर एक भी पंच तक नहीं कर पाया। आखिर में उसने अपनी ही लापरवाही को वजह बताया, अगर वे फिर से लड़ें तो मैं जरूर हारने वाला नहीं हूँ। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि टॉयलेट पेपर का मसला कैसे सुलझाएं। टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है, पानी भी बंद है और उसने अपनी शर्ट की आधी आस्तीनें इस्तेमाल कर ली हैं। लेकिन कोई और चारा नहीं है, इसलिए अब उसे अपनी एक और आस्तीन फाड़नी पड़ेगी। वो हाथ में कपड़े की पट्टी को देखकर सोचता है, अगर अब इसे इस्तेमाल कर लूं तो आगे क्या इस्तेमाल करूंगा। तभी एक रोल टॉयलेट पेपर फेंका जाता है। बस ऐसे ही कुछ भी पहुंचने के लिए मत इस्तेमाल करो, सही से साफ करने के लिए टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करो। वूकोंग उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि वह अंदर आ रहा है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो अंदर कोई नहीं होता। इसी वक्त सेहून अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और पूछता है कि वह उसकी बहन को कैसे जानता है। इसके साथ ही वह वूकोंग पर एक मुक्का मारता है। अफसोस, वूकोंग उसे एक ही चाल में पकड़ लेता है। प्रोफेशनल कंट्रोल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह उसे तुरंत जमीन पर काबू कर लेता है। सेहून जानता था कि वो ताकतवर है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जबरदस्त ताकतवर होगा। जब वो सोच रहा था, वूकोंग पहले ही अपना पंच उठा चुका था। सेहून अपनी आंखें बंद कर लेता है, मार खाने के लिए तैयार। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि वूकोंग उसे नहीं मारता। उसके बजाय चेहरे पर मुस्कान लिए वो अपना फोन निकालता है और गुए मिन का नंबर डायल करता है। इतना उत्सुक हो तो अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेते। बहन की कॉल कनेक्ट होते ही सेहून अभी भी यकीन नहीं कर पाता। वो, मेरी बहन का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्या वह फैसिलिटी से बाहर आ गई? ज्योवी मीन सीधा जवाब नहीं देती, बोलती है पहले उससे बोल कान बंद करें। जैसे ही वूकोंग कान बंद करता है, फोन के दूसरे साइड से फुल वर्बल ब्लास्ट शुरू हो जाता है। ऐसी डांट पड़ती है जैसे सालों का गुस्सा एक साथ निकल रहा हो। दिल, ईगो, कॉन्फिडेंस सब टूट जाता है। आखिर में सेहून कांपते हुए कॉल काट देता है। थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आती तो वूकोंग धीरे से अपने हाथ नीचे करता है और सेहून से पूछता है, तू इस हाल में कैसे पहुंच गया? सेहून बिल्कुल थक चुका होता है। हार चुकी आवाज में बोलता है, कुछ नहीं, बस बहुत थक गया हूँ। फिर वह पूछता है, तू मिंसू के साथ काम कर रहा है ना? तू ही मिंसू का भाई है, तू ही है जिसने मिंसू को फाइट करना सिखाया। वूकोंग कामली बोलता है,
हाँ मैं ही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? ये सुनते ही सेहुन के चेहरे पर पहली बार होप आती है। वो बोलता है, मैं सुनूंगा, तू मुझे भी फाइट करना सिखा दे। 1 महीने बाद स्टोरेज रूम में किचन क्रू परेशान होती है। जांग डुबू और मिंसू की फाइट के बाद जांग डुबू बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा हो गया है। इस वजह से खाना बार बार जल रहा है और पूरी किचन क्रू को पनिशमेंट मिल रही है। सब बोल रहे होते हैं ऐसे ही चलता रहा तो हम सब किचन क्रू से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तभी अचानक ली मिंसू डोर को जोर से किक करता है और अंदर आ जाता है। उसे देखते ही जांग डुबू के फोरहेड की वेंस फूल जाती हैं। एक ही सेकंड में वो अपनी डिप्रेस्ड स्टेट से बाहर आ जाता है। ली मिंसू, सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे मार दूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मिंसू कामली पूछता है, तू जानता है लड़कियों को तू पसंद क्यों नहीं आता? जांग डुबू रुक जाता है, कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों? मिंसू सीधा बोल देता है, क्योंकि तू बिल्कुल अगली लगता है। बस ये सुनते ही जांग डुबू जो अभी शांत हुआ था दोबारा ब्लास्ट हो जाता है। किचन क्रू शॉक में होती है, ये बंदा पागल हो गया है क्या? जांग डुबू को ऐसे प्रोवोक कर रहा है, आज तो लाश गिरेगी। पर मिंसू रुकता नहीं, वह बोलता रहता है और लास्ट फाइट की तरह उसके चक्कर काट काट के भागने लगता है। जांग डुबू गुस्से में इधर उधर हाँफता रहता है। उसकी स्टेमिना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब उसे लगता है यह काम नहीं करेगा, वो सीधा टेबल पर चढ़ जाता है और जंप करके पंच मारने आता है। मिंसू फिर से साइड हट जाता है और उसका पंच एक आयरन पोस्ट में घुस जाता है। इस बार भी जांग डुबू का राइट फिस्ट पोस्ट में अटक जाता है और इसी वक्त मिंसू जानबूझ के उसका लेफ्ट पंच अपने ऊपर लेने देता है। पर्पस क्लियर होता है। जांग डुबू को लगता है यह अभी भी वही वीक बंदा है जिसे आराम से बुली किया जा सकता है। तभी मिंसू मौका पकड़ता है, दोनों हाथों से जांग डुबू का लेफ्ट आर्म जोर से पकड़ लेता है। दिमाग में बोलता है, अब पकड़ा गया तो बेवकूफ सीधा मेरे जाल में आ गया। फिर अपने पैरों का पूरा फोर्स लगाता है और सिर्फ एक आर्म यूज करके जांग डुबू के आर्म जॉइंट को उसके सर के पास तक पुश कर देता है। अब अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहे। उधर कैफेटेरिया में सुपरिंटेंडेंट अपना खाना वेट कर रहा होता है। वुकोंग वेटर के कपड़ों में ट्रे ले आता है। सुपरिंटेंडेंट, आज स्पेशल डे है, आज का खाना मैंने बनाया है, ये स्टीम्ड फिश है। सुपरिंटेंडेंट खुश हो जाता है, इतना रेयर डिश यहाँ मिलेगा ये उसने सोचा भी नहीं था। फिर वुकोंग एक स्पेशल ड्रिंक भी देता है। सुपरिंटेंडेंट उसे ऐसे टेस्ट करता है जैसे महंगी वाइन पी रहा हो, पर सबसे ज्यादा मजा उसे सामने चल रही फाइट दे रही होती है। फाइट के बीच जांग डुबू घमंड से बोलता है अब भाग नहीं रहा, पर जैसे ही उसका राइट हैंड पोस्ट से निकलता है और अटैक करने जाता है, उसे रियलाइज होता है लेफ्ट आर्म पहले से कंट्रोल में है और राइट हैंड भी प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा। रीजन सिंपल है, उसका बॉडी साइज इतना बड़ा है कि वह खुद ही अपने अगेंस्ट काम कर रहा है। मिंसू टाइम वेस्ट नहीं करता, एक के बाद एक उसके फेस पर पंचेस पड़ने लगते हैं। मार खाते हुए जांग डुबू पूछता है, तू ये सब गैपलिंग कहाँ से सीखा? पर क्या सिर्फ इससे तू मुझे हरा सकता है? वो पूरा जोर लगा के मिंसू को धक्का देने की कोशिश करता है, पर मिंसू का स्टैंड उसे 1 इंच भी पीछे नहीं जाने देता। उल्टा उसके फेस पर पंचेस और पड़ते जाते हैं। 1 महीने पहले ही वुकोंग ने मिंसू को पूरा प्लान समझा दिया था। पहली फाइट में मिंसू और सेहुन का वेट डिफरेंस सिर्फ 1 लेवल का था, इसलिए कॉर्नर में फंसा के जीत पॉसिबल थी। पर जांग डुबू 3 वेट क्लास ऊपर है, सेम ट्रिक यहाँ काम नहीं करेगी। कॉर्नर में फंसना मिंसू के लिए खुद डेंजर है और इतने कम टाइम में वेट गेन करना भी पॉसिबल नहीं, इसलिए स्ट्रेटजी चेंज होती है। सोचो अगर यह मैसिव स्टोन जांग डुबू है तो इसे कैसे हिलाओगे? आंसर सिंपल है, लीवर प्रिंसिपल। इंसान के हाथ पैर भी लीवर के जैसे काम करते हैं। अगर मिंसू खुद लीवर बन जाए तो सबसे हैवी चीज भी हिला सकता है। इस वक्त जांग डुबू का गुस्सा पूरी तरह जल रहा होता है। चाहे जितना जोर लगा ले, सामने खड़ा बंदा 1 इंच भी नहीं हिलता और उसे सिर्फ 1 साइडेड मार पड़ रही होती है। विंडो से देखते हुए वुकोंग पूछता है, सर शो इंटरेस्टिंग लग रहा है? सुपरिंटेंडेंट बोलता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है पर एंड प्रेडिक्टेबल लग रहा है। उस बिग गाय के फेस पर ज्यादा डैमेज दिख नहीं रहा, उन पतले हाथों से इतने बड़े आदमी को कैसे हराओगे? मिंसू भी थक रहा है, वेट डिफरेंस इग्नोर नहीं होता। वुकोंग कामली बोलता है, एक बेट लगाते हैं, मेरा बेट है ली मिंसू जीतेगा। सुपरिंटेंडेंट का इंटरेस्ट तुरंत बढ़ जाता है, बेट मुझे पसंद आया। और वुकोंग अपने मन में जानता है, सिर्फ वेट देख के बोल देना कि फेस अटैक्स काम नहीं करते, बिल्कुल गलत सोच है। बॉक्सिंग के बेसिक स्टैंड्स का रीजन यही होता है कि फेस और हेड प्रोटेक्ट किए जाएं, क्योंकि यही बॉडी के सबसे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं और उन सब में सबसे डेंजरस पॉइंट होता है जो लुइस जो। पर अटैक पड़ते ही ब्रेन और इनर ईयर हिल जाता है, जिसकी वजह से अपोनेंट का बैलेंस टेम्परेरी गायब हो जाता है। एमच्योर फाइट्स में वेट क्लासेंट होती है, लेकिन एंड में जीत प्रोफेशनल तकनीक से ही मिलती है। इस मोमेंट पर हाफ बेहोश जांग डुबू को ऐसा लगता है जैसे सो यंग उससे दूर से बाय बाय कर रही हो, और उसी वक्त मिंसू का फाइनल पंच सीधा उसके फेस पर पड़ता है। उसकी सपनों वाली वाइफ, सो यंग और 5 बच्चे सब एक ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। किचन क्रू के लोग जांग डुबू को गिरते देखकर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पड़ते।
उधर सुपरिटेंडेंट भी जोर से चिल्लाता है, तुम्हें कैसे पता था ये छोटा सा लड़का जीत जाएगा? वुकोंग कामली बोलता है, बस इंट्यूशन। ये सुनते ही सुपरिटेंडेंट थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है और बोलता है, तुम्हारा इंट्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है, अब सोचना शुरू करो, बैट जीतने के बाद प्राइज में क्या चाहिए? फाइट जीत चुका मिन्सू जोर जोर से सांस लेता है, मन में सोचता है फाइनली सब खत्म हो गया। तभी उसकी नजर ग्राउंड पर गिरे एक एनवेलप पर पड़ती है जो जैंग डुबू की पॉकेट से गिरा होता है। वो उठाकर खोलता है और शॉक हो जाता है। यह लव लेटर ग्रीडे रूम बॉस के लिए था। मतलब यह लेटर ली मिन्सू के लिए नहीं बल्कि सेहुन के लिए था। किचन क्रू के लोग बताते हैं कि जैंग डुबू ने गलत समझ लिया था कि यह लेटर मिन्सू के लिए है। इसी गलतफहमी की वजह से वो उसे इतना जान से मारने पर तुला हुआ था। ये सब सुनकर मिन्सू कुछ कह भी नहीं पाता। सोचता है मतलब इतने दिन जो दर्द, ट्रेनिंग, फाइट, मारपीट सब एक गलत नाम की वजह से। गुस्से में उसका मन करता है और 2-3 पंचेस मार दे, लेकिन किचन क्रू के लोग उसे पकड़ लेते हैं। शांत हो जा, शांत हो जा। इसी बीच एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल एरिया में कुछ स्पेशल इनमेट्स पोकर खेल रहे होते हैं। वो बोलते हैं, नेक्स्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन फिर फेल हो गया, पहले सेहुन फिर जंग डुबू। क्या यह ली मिन्सू सच में इतना स्ट्रांग है? अब 2 कैंडिडेट्स निकल गए, बैकअप प्लान यूज करना पड़ेगा। एक बोलता है, एक है देयंग डोंग डिस्ट्रिक्ट का फेमस ब्लैक लो गैंग लीडर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ली कांगमेन और दूसरा मेंटेनेंस टीम का हुआंगचुल। तब कोई पूछता है, हुआंगचुल क्यों? वो तो लीडर भी नहीं है। सबकी नजर येलो हेयर वाले बंदे पर जाती है। वो अब तक चुप था, फिर धीरे से बोलता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था पर अब बातें सुनकर मजा आ रहा है। मैं ली मिन्सू को नॉमिनेट करता हूँ। यह येलो हेयर बंदा और कोई नहीं बल्कि लिम जीसू है जो इस वक्त गैंगू रिफॉर्मेशन सेंटर का नंबर 1 है। जैंग डुबू को हराने के बाद मिन्सू टेम्परेरी किचन क्रू लीडर बन जाता है और तब उसे समझ आता है कि जैंग डुबू रोज कैसे जिंदा था। यह लोग किचन में पूरे डिजास्टर हैं। कभी राइस एक्सप्लोड कर देते हैं, कभी अजीब फूड कॉम्बिनेशंस बना देते हैं और कभी तो इलेक्ट्रिक केटल सीधा स्टोव पर रख के फुल हीट पर चला देते हैं। मिन्सू बस चिल्लाता रहता है, बंद करो, रुक जाओ। फिर सप्लाई डिलीवरी का दिन आता है। वही ब्लैक हेयर गर्ल जिसे मिन्सू ने ऑयल से बचाया था धीरे से उसके पास आती है। शर्मा से बोलती है, उस दिन बचाने के लिए थैंक यू। मिन्सू ऑकवर्डली सर स्क्रैच करता है। ऑयल ज्यादा गर्म भी नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं। तब लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वो एक लव लेटर उसके हाथ में दे देती है। मिन्सू पूछता है, ये सेहुन के लिए है क्या? ये सुनते ही लड़की शर्म से भाग जाती है पर फिर पलटकर गुस्से में बोलती है, तुम्हारे लिए है पागल। मिन्सू चेक करता है, नाम सच में उसका ही होता है। जो बंदा जिंदगी में कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया उसका चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो जाता है। उसके दिमाग में एक हैप्पी फैमिली के सीन चलने लगते हैं। असल बात यह थी कि लड़की को मिन्सू पसंद सिर्फ ऑयल वाली इंसिडेंट की वजह से नहीं आया। उसने मिन्सू को पहले ही नोटिस कर लिया था। वो दिन जब मिन्सू ने सेहुन से फाइट की थी। वीक लोगों के लिए खड़े होना, जिम्मेदारी लेना और उसकी आंखों का बिल्कुल वाइल्ड हनी बैजर जैसा लुक, ये सब उसे बहुत अट्रैक्ट कर गया था। उस दिन के बाद से वो मिन्सू की टेंशन लेती रहती थी। आज फ्रेंड्स की हेल्प से उसने फाइनली कन्फेस कर दिया। उसे बस इतनी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम मिलने पर मिन्सू उसे एक जवाब दे। रूम में लौटकर मिन्सू काफी देर तक लव लेटर को देख के बेवकूफों जैसी स्माइल करता रहता है। सीनियर रूममेट्स उसे देख के चिढ़ जाते हैं, हम यहाँ इतने टाइम से हैं और हमें एक भी गर्लफ्रेंड नहीं, तू बस एक लेटर मिलने पर इतना खुश हो रहा है। मिन्सू बोलता है, हाँ मैं खुश हूँ। इससे पहले मुझे सिर्फ माँ के लेटर्स मिलते थे या फिर वह लेटर जो सेहुन के लिए था वो उन्हें भी लेटर दिखाने लगता है। उधर दूसरी तरफ वुकोंग वार्डन के ऑफिस पहुंचता है। सर्जेंट वुकोंग रिपोर्टिंग, सुना है आप मुझे ढूंढ रहे थे। वार्डन बोलता है, मुझे यहाँ आए 3 महीने हो गए हैं। मैंने सुना है तुमने आर्मी ऑफिसर एकेडमी का अर्ली एडमिशन बहुत फास्ट क्लियर किया है। सर्जेंट एग्जाम भी टॉप स्कोर से पास किया है। ऐसे टैलेंटेड बंदे का यहाँ आना मेरी किस्मत अच्छी है। वुकोंग लॉयल्टी दिखाता है, बोलता है मैं और मेहनत करूंगा कंट्री और आपके लिए। वो जानता है कि अगर वार्डन का ट्रस्ट मिल गया तो मिन्सू के पॉइंट्स बढ़ाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी वार्डन थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, वैसे सीसीटीवी फुटेज में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। तुम और ली मिन्सू थोड़े ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो। तुम दोनों का कोई रिलेशन है क्या? अगर वुकोंग चाहता है कि मिन्सू करेक्शनल फैसिलिटी से बाहर निकले तो उसे यह सच छुपाना ही पड़ेगा कि वह दोनों भाई हैं। ऊपर से वुकोंग अडॉप्टेड है और किसी को भी नहीं पता कि वह दोनों रियल ब्रदर्स हैं। वार्डन का सवाल सुनते ही वुकोंग के दिमाग में डाउट आता है, कहीं उससे कुछ शक तो नहीं हो गया। पर चाहे कुछ भी हो वह सच बाहर नहीं आने दे सकता, किसी भी हाल में नहीं। वो एक्सक्यूज सोच ही रहा होता है। तभी वार्डन खुद बोल पड़ता है, तुम दोनों का स्टूडेंट टीचर रिलेशन है ना? मैंने देखा था तुम ली मिन्सू को फाइट सिखा रहे थे, तभी तुमने मुझसे बेट लगाई थी। तुम्हें पता था तुम्हारा स्टूडेंट जीतेगा। लगता है तुम सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं फाइट में भी काफी स्ट्रांग हो। ये सुनते ही वुकोंग चैन की सांस लेता है। वो कामली एक्सप्लेन करता है, मिन्सू स्ट्रांग बनना
चाहता था। वह बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, इसलिए मैंने सिखा दिया। वार्डन थोड़ा वार्निंग टोन में बोलता है, उस चूतिए जैसे लड़के से ज्यादा क्लोज मत होना। वुकोंग बोलता है, समझ गया, और आउटडोर एक्टिविटीज की तैयारी का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वुकोंग जाते ही वार्डन फोन उठाता है। उसे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है, इस लड़के का बैकग्राउंड चेक करवाना पड़ेगा। उधर सॉलिटरी रूम में सेहून फाइनली रिलैक्स करता है। उस दिन फोन पर जो जबरदस्त डांट पड़ी थी, उससे उसे समझ आ गया कि उसकी बहन फैसिलिटी से बाहर निकल चुकी है। दूसरी तरफ जैंग दुबू भी सॉलिटरी में पड़ा हुआ है, बॉडी को सिकोड़कर कांपता हुआ रो रहा है। उसके दिमाग में बस वही लव लेटर का सीन चल रहा है। सब अनफेयर है, सब मिंसू की वजह से हुआ। तभी सेल का डोर खुलता है और वुकोंग अंदर आता है। वो बोलता है, जो भी हुआ उसमें मिंसू की कोई गलती नहीं है। जैंग दुबू रोती हुई आवाज में बोलता है, तुम क्या जानो, उस लड़के ने मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब छीन लिए, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। फिर अचानक बोल पड़ता है, पर मिंसू ए ग्रेटर रूम का बॉस है, पर वो लव लेटर सेहून के लिए था। ये सुनते ही जंग दुबू का मूड एकदम फ्लिप हो जाता है। मिंसू सॉरी, मैंने गलत समझा, सेहून तू साला मरेगा। वुकोंग उसे शांत करता है और फोन से एक फोटो दिखाता है। अभी कंक्लूजन पर मत जाओ। फोटो देखते ही जंग दुबू गुस्से से बोलता है, ये तो किचन गॉडेस ग्वेमिन है, पर यह उस चुतिया सेहून के साथ पोस्ट क्यों कर रही है। उसका गुस्सा फिर भड़क जाता है। अब मैं उस सेहून को मार के ही मानूंगा। तभी वुकोंग कामली बोलता है, वह दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। ये सुनते ही जंग दुबू ब्लैक हो जाता है। तो मतलब सेहून मेरा ब्रदर इन लॉ है। इतना बोलते ही ऑपोजिट सेल से सेहून चिल्लाता है, चुप कर सुअर, कौन तेरा ब्रदर इन लॉ। दोनों सेल से जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। एक साइड से बोलते हैं, अपने भतीजे के बारे में सोचो। दूसरी साइड से और गंदी गालियां। यह देखकर वुकोंग फाइनली रिलैक्स करता है। सिचुएशन काफी हद तक हैंडल हो चुकी है। अब बस मिंसू को पॉइंट्स कलेक्ट करते रहना है। पर वुकोंग के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस करेक्शनल फैसिलिटी के डार्क सीक्रेट्स। वार्डन क्या छुपा रहा है? स्पेशल डिटेंशन ब्लॉक उसका एक बड़ा क्लू है। गार्ड होने के बाद भी वो एरिया अलाउड नहीं है, मतलब वहाँ कुछ सीरियस छुपा हुआ है। तभी कुछ गार्ड्स एक यंग इनमेट को उठाकर ले जाते हैं और वुकोंग नोटिस करता है अंदर एक बंदा है जो रेड प्रजनन यूनिफॉर्म पहने हुए है। उधर बाथरूम में मिंसू हाथ मुंह धो रहा होता है। सोप को देखकर बोलता है, ये तो पहले से भी छोटा हो गया, इससे कैसे वॉश करूं? तभी पीछे से कोई उसके हाथ में शैम्पू की बोतल देता है। मिंसू कंफ्यूज हो जाता है, प्रजन में शैम्पू? वो साइड में खड़े आदमी से पूछता है, तुम्हारे पास यह सब कैसे है? ऊपर से तुम्हारी यूनिफॉर्म रेड है और चेस्ट पर ग्रेड भी नहीं। आदमी मुस्कुराता है, नाम लिम जीसू, और बिना रुके मिंसू का नाम बोल देता है। मिंसू सरप्राइज होता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? अगले सेकंड लिम जीसू आगे झुकता है। मिंसू सोचता है अटैक होने वाला है, पर लिम जीसू सिर्फ उसके हेड पर थपकी देता है। साइज में तो छोटा है, 2 फाइट्स कैसे जीत ली? मिंसू बोलता है, शैम्पू के लिए छोड़ रहा हूँ। तब लिम जीसू एक अजीब लाइन बोलता है, इस बार मैं तुझे ढूंढने आया हूँ, नेक्स्ट टाइम तू मुझे ढूंढेगा। आसान नहीं होगा, पर मैं वेट करूंगा। ये बोलकर वो कैजुअली चला जाता है। मिंसू वहीं खड़ा पूरा कंफ्यूज रह जाता है। सॉलिटरी में सेहून और जंग दुबू की बहस खत्म हो जाती है। जंग दुबू पूछता है, तू मिंसू से कैसे हार गया? सेहून बोलता है, मैं केयरलेस हो गया था, वह फुल प्लान के साथ आया था। जंग दुबू कहता है, मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं उसे लाइटली ले रहा था और कब ट्रैप में फंस गया पता ही नहीं चला। सेहून बोलता है, मतलब उन्होंने मिंसू को नोटिस कर लिया है। जंग दुबू हाँ में सिर हिलाता है। किचन क्रू से भी उसे टेस्ट करवाया। सेहून ठंडे टोन में बोलता है, हंसाओ मत, मैं ही कैंडिडेट बनूंगा, टॉप तक जाऊंगा और जो बेइज्जती हुई है उसका 100 गुना वापस दूंगा। 15 दिन बाद मिंसू किचन क्रू के काफी क्लोज हो जाता है। जैसे ही वह नूडल्स खाने जाता है, सामने के लोग पीछे देखकर फ्रीज हो जाते हैं। मिंसू बोलता है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? उसे पता ही नहीं होता कि जंग दुबू पीछे खड़ा है। जंग दुबू दोनों हाथ ऊपर उठाता है जैसे स्नीक अटैक करेगा, पर अगले सेकंड वो मिंसू के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। आई एम सॉरी मिंसू, मैंने गलत समझा। ऊपर से सेहून मेरा ब्रदर इन लॉ बन गया तो बदला भी नहीं ले सकता। मिंसू हाथ आगे बढ़ाता है, उठ जा, मैं तेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ, चल साथ में रामेन खाते हैं। ये सुनते ही जंग दुबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। पास खड़े किचन क्रू वाले चिल्लाते हैं, अब तो सब पास्ट हो गया, और वैसे भी मिंसू को एक और लड़की का लव लेटर मिल गया है। इतना सुनते ही जंग दुबू का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। मिंसू साले अब मेरी सेकंड नंबर वाली वाइफ पे भी लाइन मार रहा है। और फिर स्टोरेज रूम में एक और चेस सीन शुरू हो जाता है। इस बार सीरियस नहीं, बस मस्ती और रफ प्ले। मिंसू हंसते हुए सोचता है, कल मैं एसआर के लेटर का रिप्लाई दूंगा, पर अगला दिन आते ही उसकी खुशी गायब हो जाती है। उसे वॉलंटियर वर्क पर भेज दिया जाता है। मिंसू जमीन पर गिर के रोल करने लगता है। मुझे वॉलंटियर वर्क नहीं करना, मुझे एसआर से मिलना है, मुझे उसे लेटर देना है। सीनियर इनमेट्स उसे समझाते हैं, यही फास्टेस्ट तरीका है पॉइंट्स कमाने का। तभी एक और ग्रुप वॉलंटियर वर्क के लिए आता है। वो लोग ताना मारते हैं, क्या हमारे अंडरलिंग्स बनोगे? चिकन शॉप में जॉब लगवा देंगे। मिंसू के ग्रुप के सब लोग एक साथ बोल पड़ते हैं, बकवास बंद करो। उनके ग्रुप का एक मोटा बंदा मिंसू का कॉलर पकड़ लेता है। तू ही है ना जो सेहून और जंग दुबू को हरा के हीरो बन रहा है? तेरी बॉडी तो एकदम पतली सी है,
फाइट होने ही वाली होती है कि तभी एक गार्ड आ जाता है। दोनों ग्रुप्स तुरंत दो लाइन में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे। दूसरे ग्रुप का लीडर तुरंत रिपोर्ट करता है, सर हम बिल्कुल शांत थे, प्रॉब्लम इनके ग्रुप ने स्टार्ट की। बोल्ड सीनियर इनमेट मून जवाब देने ही वाला होता है। अगले सेकंड गार्ड का पंच सीधा उसके फेस पर पड़ता है। साले मुझे तो पहले से ही अनोइंग लगता था, तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है तू चुतिया है। ये देखकर मिन्सू कंफ्यूज हो जाता है, ये गार्ड हमारे बंदे को क्यों मार रहा है। तब उसकी नजर दूसरे ग्रुप के चेहरों पर पड़ती है, सब स्माइल रहे होते हैं। तब मिन्सू समझ जाता है यह गार्ड उनकी पार्टी का है। मून मार खाकर रहम की भीख मांगने लगता है। तभी वुकोंग टाइम पर आ जाता है, बस करो हमें निकलना है। गार्ड हंसी के साथ बोलता है, बस थोड़ा ज्यादा हो गया, बच्चे ऑलमोस्ट लड़ रहे थे। यह बोलकर वह दूसरे ग्रुप को बस में चढ़ा देता है। वुकोंग मून से पूछता है, तू ठीक है, वॉलंटियर वर्क कर पाएगा। मून बोलता है, हाँ ठीक हूँ। वुकोंग मिन्सू की पीठ की तरफ देखकर बोलता है, तू गार्ड पे अटैक करने का सोच रहा था क्या। मिन्सू मुड़कर मुस्कुराता है, बिल्कुल नहीं। बस में चढ़ने के बाद मिन्सू मून से पूछता है, तुझे कुछ अजीब स्मेल आ रही है। वो पीछे देखता है, बैग से किसी ने अपने बदबू वाले पैर आगे फैला रखे होते हैं। मिन्सू बोलता है, पैर पीछे करो। उस ग्रुप का लीडर बोलता है, प्रॉब्लम है तो फाइट कर मेरे बंदे सेहुन को भी हरा देंगे। इतना बोलते ही बस में सेहुन चढ़ जाता है। वो बस चुपचाप खड़ा होता है और एक नजर घूर कर देखता है। जो बंदा अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके बंदे तुरंत अपने पैर हटा लेते हैं। मिन्सू सोचता है आज ही सेहुन सॉलिटरी से बाहर आया है, लगता है आज वॉलंटियर वर्क फुल मस्ती होगा। बस नर्सिंग होम पहुंच जाती है। डायरेक्टर और स्टाफ गेट पर वेलकम करते हैं। वुकोंग पोलाइटली आगे बढ़कर डायरेक्टर से हाथ मिलाता है। उम्मीद है यह एक्टिविटी बच्चों में पॉजिटिव चेंज लाएगी। एक और गार्ड बोलता है, मैं फोटो लूंगा एल्डर्स की हेल्प करते हुए। आंटी उन बच्चों को ड्रिंक देती है। एक सिप लेते ही सब बोलते हैं, बहुत टाइम बाद कोला पिया। बिल्कुल बचपन का टेस्ट याद आ गया। आज का काम है ओल्ड एज होम के लोगों की केयर करना। यहाँ एक भी यंग बंदा नहीं है, इसलिए सब एल्डर्स कंप्लेन करते रहते हैं। तभी एक रूम सीनियर आगे इशारा करके चिल्लाता है, वहाँ एक यंग लड़की है। सेहुन उस डायरेक्शन में देखता है और शॉक हो जाता है। वो लड़की कोई और नहीं उसकी बहन ग्वे मिन होती है। शॉक में वो कोला का कप ही क्रश कर देता है। ये यहाँ क्यों है। पहला टास्क होता है एल्डर्स के पैर धोना। एक गार्ड स्पेशली यह मोमेंट रिकॉर्ड करता है। मिन्सू एक ओल्ड पर्सन के पैर धोकर सर पकड़कर सांस लेता है। तभी कोई और आवाज देता है, बेटा मेरे भी पैर धो दो। मिन्सू सोचता है कोई और ओल्ड एज अंकल होगा, इसलिए मना नहीं करता। वो बोलता है, ग्रैंडपा ने बहुत सफर किया होगा, पैर में बहुत छाले हैं। जैसे ही वह ऊपर देखता है उसका दिमाग घूम जाता है। सामने कोई ओल्ड मैन नहीं बल्कि ली चा ग्रेड बी रूम का बॉस बैठा होता है। ली चा अपना गीला पैर मिन्सू के फेस पर रख देता है। साफ कर चुतिए हैं, ये देख सुन के मिन्सू का खून खौल उठता है, पर मून उसे जोर से पकड़ लेता है। शांत रह, गार्ड फोटो ले रहा है। ली चा अपने बंदे के साथ ताना मारते हुए बोलता है, यह बंदा तो फुल गुस्से में है और बोलता है, लगता है सेहुन और जंग दुबू कुछ खास नहीं थे। मिन्सू सब बर्दाश्त करता है। उसे पता है यह गार्ड ली चा की साइड का है, अभी कुछ किया तो बेइज्जती और बढ़ेगी। इस टाइम ग्विमिन एक एल्डरली आंटी को व्हील चेयर पर बाहर वॉक के लिए ले जा रही होती है। ग्रैंड माँ, उधर के फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, थोड़ा यहीं बैठकर रेस्ट कर लेते हैं। यहीं रुकने की वजह यह भी होती है कि सेहुन भी उसे ढूंढता हुआ यहीं आ गया होता है। एल्डरली आंटी को पुश करते हुए GW मीन सेहुन से पूछती है, बाकी सब वॉलंटियर काम में बिजी हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेहुन बोलता है, मुझे सच में ओल्ड लोगों का काम करना है। आखिर मुझे करेक्शनल फैसिलिटी इसी वजह से भेजा गया था। उस पवर्ड ओल्ड अंकल को पीट दिया था ना। ग्विमिन शांत आवाज में बोलती है, हाँ गलती हम दोनों से हुई थी, हमें डायरेक्टली सेक्सुअल हरासमेंट रिपोर्ट करना चाहिए था। मारपीट की वजह से हम यहाँ आ गए। गलती उस ओल्ड अंकल की थी, सब एल्डरली लोग वैसे नहीं होते। ये कहकर वह बेंच पर थोड़ा पीछे लीन करती है। एक दिन हम भी ओल्ड हो जाएंगे, तब हम कैसे लोग बनेंगे। सेहुन पूछता है, क्या कहना चाह रही हो। ग्विमिन आंटी को आगे ले जाते हुए बोलती है, जब तुम ओल्ड हो जाओगे तब तुम कैसे इंसान बनोगे, इस सवाल का जवाब अच्छे से सोचना। लंच का टाइम हो जाता है। हर इनमेट को एक मील मिलता है ताकि वह एल्डर्स को खिला सके। मिन्सू एक एल्डरली आंटी को खिला रहा होता है। तभी पास से रोने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, लीचा खुद भी ग्रीडीली खा रहा होता है और फूड से एक एल्डरली आंटी को छेड़ रहा होता है। मिन्सू गुस्से में चिल्लाता है, ये क्या कर रहा है, पर बोलते ही एक बाउल सूप का सीधा मिन्सू के सर पर गिरता है। लीचा के अंडरलिंग्स अकड़ के बोलते हैं, ऊप्स गलती से गिर गया। मिन्सू आगे बढ़ने ही वाला होता है, पर मून और सन उसे जोर से पकड़ लेते हैं। गार्ड तुरंत बोलता है, मिन्सू फिर ट्रबल क्रिएट कर रहा है। मिन्सू बोलता है, उन्होंने जान के खाना गिराया, पर गार्ड लीचा की साइड का होता है। सब बोल देते हैं एक्सीडेंट था। मिन्सू अपना गुस्सा दिल के अंदर ही दबा लेता है। लीचा के अंडरलिंग्स मुस्कुरा रहे होते हैं। लीचा हंसी के साथ बोलता है, हम पहले ग्रेड ए वालों से डरते थे, पर अब लगता है उतने खास नहीं है। मैं ग्रेड नहीं देखता, मेरे लिए सिर्फ पैसा पावर है। यहाँ ग्रेड्स फाइट
से नहीं क्राइम से मिलते हैं। हम फ्रॉड के लिए ग्रेड सी में है, फाइट करना जरूरी नहीं। न्यूज में देखा ना, मोनोजिक जैसा बंदा बेल पर आ गया। पैसा हो तो बॉडीगार्ड, पुलिस, लॉ सब साथ होता है। फोर्स नहीं है तो पैसा यूज करो। फ्रॉड वालों के पास पैसा होता है, अंडरलिंग्स ताली मारते हैं। ये बातें सुनकर वह और रेकलेस हो जाते हैं। बाथरूम में एल्डरली को वॉश करने के बजाय वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं। हॉट वाटर से एल्डरली जल रहा होता है। तभी मून आता है। सीन देखकर शॉक हो जाता है। मॉब गिरा देता है और बुढ़े के सामने खड़ा हो जाता है। ली चा के अंडरलिंग्स गाली देते हैं। डरा दिया, सिक्योरिटी समझा। मून बोलता है हद हो गई है, अगर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ गया तो। अगला सेकंड एक पंच सीधा मून के फेस पर पड़ता है। मोटा बंदा बोलता है तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला। बाकी हंस रहे होते हैं। मून बिना बोले वापस फाइट करता है। आओ सालो। जब मिन्सू और सन वहां पहुंचते हैं, मून जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। मिन्सू वुकोंग को ढूंढने जाता है। उसे लगता है वुकोंग बदला लेने का मौका बना सकता है, पर वुकोंग बोलता है हम फैसिलिटी के बाहर है, यहाँ फाइट हुई तो बड़ा इशू होगा। मिन्सू निराश होकर मुड़ जाता है। तभी एक आवाज रोक लेती है। गार्ड जीजी आ जाता है। मिन्सू क्या तुमने साजन वुकोंग को हंग बोला? दोनों फ्रीज हो जाते हैं। जीजी बोलता है मुझे काफी टाइम से अजीब लग रहा था। साजन वुकोंग तुमसे फैमिली जैसे बिहेव करता है, तुम्हारा रिलेशन क्या है? वुकोंग जवाब देने ही वाला होता है कि सेहुन आकर चिल्लाता है हंग मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, वो लोग फिर ट्रबल कर रहे हैं। जीजी कंफ्यूज हो जाता है। वुकोंग बोलता है शायद मैं ज्यादा फ्रेंडली हो गया हूँ। जीजी वार्निंग देता है ये जगह फ्रेंड्स गैंग बनती जा रही है, इस बार छोड़ रहा हूँ, पर दोबारा ज्यादा क्लोज हुए तो रिपोर्ट कर दूंगा। वो चला जाता है। वुकोंग का दिल थोड़ा शांत होता है, पर उसे पता होता है यह सिर्फ टाइम की बात है। मिन्सू सेहुन के चेस्ट पर हल्का पंच करता है। थैंक्स। सेहुन वापस पंच करता है। गलत मत समझ, मैं मदद नहीं कर रहा। दोनों फिर भिड़ने ही वाले होते हैं। तब वुकोंग दोनों को पकड़ लेता है। बस करो। मिन्सू दुखी आवाज में बोलता है हंग सच में मदद नहीं करोगे, उन्होंने हद पार कर दी। वुकोंग उंगली दिखाकर डांटता है अभी अभी ऑलमोस्ट पकड़े जाने वाले थे और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम सच में पूरी जिंदगी यहीं सड़ना चाहते हो? ये कहकर वो सेहुन को आर्डर देता है अब से तुम मिन्सू पर नजर रखोगे। सेहुन मना करना चाहता है, पर जब सुनता है कि मना करने पर डबल ट्रेनिंग मिलेगी तो चुपचाप हाँ बोल देता है। बाद में स्टाफ के इंस्ट्रक्शन पर सबको पैरालाइज्ड एल्डरली लोगों के डायपर्स चेंज करने का काम मिलता है। काफी लोगों के डायपर्स चेंज करने के बाद जब मिन्सू नेक्स्ट के लिए जाता है तो देखता है डायपर बैग बिल्कुल खाली है। पीछे मुड़कर देखता है लीचा और उसके अंडरलिंग्स सारे डायपर्स पहनकर अपने आप को आर्मर बना चुके होते हैं। लीचा चिल्लाता है डायपर स्क्वाड रेडी, आज ग्रेड ए के लूजर के साथ वॉर होगा। मिन्सू गुस्सा होकर आगे बढ़ता है, पर सेहुन उसे रोक लेता है। फाइट मत करो, वुकोंग ने बोला है शांत रहने को। मिन्सू गहरी सांस लेता है। मैं ऐसी बेइज्जती इग्नोर नहीं कर सकता। लीचा फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है। हमने तो एक शैतान भी पकड़ा है दुनिया बचाने के लिए, और जिस शैतान की बात कर रहा होता है वह मून होता है। चेयर से बंधा हुआ, सिर पर डायपर चढ़ा हुआ, सिर्फ नाक बाहर। यह देखकर मिन्सू का गुस्सा पीक पर पहुंच जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेहुन उसके सिर पर एक टैप करता है। काम डाउन। पर मिन्सू दहाड़ता है। मुझे रोका तो पहले तुमसे फाइट होगी। सेहुन सामने इशारा करता है। फाइट करनी है? उधर देखो। लीचा गार्ड को कंप्लेन कर रहा होता है। मिन्सू और उसकी टीम ट्रबल कर रही है। गार्ड जीजी तुरंत वार्निंग देता है और प्रॉब्लम क्रिएट की तो वापस जाकर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग मिलेगी। वुकोंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हुए मिन्सू चुप रहने का डिसीजन लेता है। दोपहर में लीचा के अंडरलिंग्स बाहर स्मोक कर रहे होते हैं। मोटा बंदा अपने लीडर लीचा से बोलता है हम कब तक अंडरलिंग बने रहेंगे? जो जब भी बोलता है उसका मुंह तोड़ने का मन करता है। हम सिर्फ पैसों के लिए साथ दे रहे हैं। लीचा बोलता है बस थोड़ा टाइम, अभी ग्रेड सी के साथ रहकर आराम से जी रहे हैं, मौका आया तो ऊपर चढ़ जाएंगे, उस जगह तक जहां सिर्फ रियल स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। रेड यूनिफॉर्म एरिया, वही नेक्स्ट कैंडिडेट सिलेक्ट होने वाला है। एक अंडरलिंग पूछता है पर सेहुन तो मिन्सू से हार गया था ना? लीचा हंसी के साथ बोलता है शायद बस अफवाह हो। मिन्सू को देख के लगता है पूरा वीक है, पर मेरा टारगेट है सेहुन को बुरी तरह हराना। मिन्सू सोच चुका होता है अब इंड्योर करने का टाइम है। रूम के इश्यू सॉल्व करने के लिए वो वुकोंग को ड्रैग नहीं करेगा। इसी बीच दो लोग जानबूझकर उसे गिरा देते हैं। जमीन पर पड़े मिन्सू पर उंगली दिखाकर हंसते हैं। उस पल मिन्सू का गुस्सा लिमिट तोड़ देता है। तुम लोग आज मरोगे, पर हर बार जैसे कोई उसे रोक लेता है। पास ही खड़ी सेमिन उसे एक हैंडकरचीफ देती है। गुड थिंग तुम ठीक हो, तुम वुकोंग जैसे हो, ऐसी बातों पर रोते नहीं। मिन्सू पूछता है तुम मेरे हंग को जानती हो? सेमिन मुस्कुराते हुए उसका चेहरा साफ करती है। यह सीक्रेट है, पर मिन्सू उसका नेम टैग देख लेता है। गा सेमिन। जाते जाते वह बोलती है मेरे भाई का ध्यान रखना। उसके जाने के बाद मिन्सू सब जोड़ता है। गा सेमिन गा सेहुन की सिस्टर है। उसी मोमेंट ग्रेड सी से डील करने का आइडिया आ जाता है। वो क्लासरूम जाकर सेहुन को एक चपेड़ मारता है। ये पहले वाले हिट का बदला 1-on-1 सेटल करें। सेहुन सर झुकाकर बोलता है भूल जा, पर अंदर ही अंदर वह भी ग्रेड सी वालों को पीटना चाहता है। उधर रूफ टॉप पर गिये सेमिन वुकोंग का इंतजार कर रही होती है। वुकोंग उसके सिर पर ड्रिंक रख देता है।
सॉरी भारी है, सेमिन बोलती है। तुम्हारी वजह से मैं सेहुन से मिल पाई। फैमिली होने के नाते थैंक्स बोलना था। वुकोंग कहता है तुम भी तो मेरी मदद कर रही हो। सेमिन हंसी के साथ बोलती है तुम लोगों को पंच करने का टैलेंट रखते हो। दोनों मुस्कुरा देते हैं। वुकोंग रेड यूनिफॉर्म एरिया के बारे में पूछता है। सेमिन का एक्सप्रेशन देखकर लगता है उसे भी ज्यादा पता नहीं। वुकोंग कहता है मुझे वापस जाना होगा, नहीं तो मिन्सू फिर कुछ कर देगा। सेमिन बोलती है चिंता मत करो, मैंने सेहुन को बोला है उस पर नजर रखने को। वुकोंग हंसी में बोलता है मिन्सू मेरे जैसा है, सुनता नहीं पर काम सही करता है। सेमिन भी बोलती है मेरा भाई डिपेंडेबल है। पर उन दोनों को नहीं पता कि इसी वक्त मिन्सू और सेहुन जोर जोर से फाइट कर रहे होते हैं। न्यूज सुनकर ली चा के अंडरलिंग्स देखने आ जाते हैं। मिन्सू बोलता है उन्होंने हमारे रूम के लोगों को बुली किया, एल्डर्स के साथ गंदी प्रैंक्स की, तुझे गुस्सा नहीं आ रहा। सेहुन बोलता है इससे मेरा क्या लेना देना, बस चुप रह और फाइट कर। पर मिन्सू आखिरी बात बोलता है लगता है उनका नेक्स्ट टारगेट वॉलंटियर किड्स होंगे, वो तुम्हारी सिस्टर ही तो है ना। बस ये सोचकर ही डर लगता है कि उनके प्रैंक्स कितने गंदे हो सकते हैं। और यही वो तरीका है जो मिन्सू ने सेहुन से मिलने के बाद सोचा था। दोनों को अभी तक फाइट करता ना देखकर ली चा के अंडरलिंग्स साइड से चिल्लाने लगते हैं क्या बस बात ही करनी आती है। एक अंडरलिंग सीधा सामने आकर बोलता है तू मिन्सू से डर गया क्या। उसका बोलना खत्म भी नहीं होता कि उसके सर पर जोर का हिट पड़ता है। ली चा के अंडरलिंग्स गुस्से में चिल्लाते हैं बिना बात के क्यों मारा। सेहुन आंखें लाल करके बोलता है मेरी सिस्टर सुंदर है, इसलिए मुझे पहले चिंता नहीं थी, पर जितना सोचता हूँ उतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम लोग हमारे रूम के लोगों से पंगा ले रहे हो, इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। उधर स्टोरेज रूम में गार्ड जीजी झुककर ली चा के लिए सिगरेट जलाता है ताकि ली चा इस आउटडोर एक्टिविटी में आ सके। गार्ड ने डॉक्यूमेंट्स तक फेंक कर दिए होते हैं सिर्फ इस मौके के लिए। ली चा शांत आवाज में बोलता है मैं सेटिस्फाइड हूँ, इस बार तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा फायदे तैयार करूंगा। पैसे लेते हुए गार्ड बोलता है सर आप हमेशा पॉकेट मनी देते हो, थैंक्स मुझे बोलना चाहिए। ली चा आगे बोलता है जब मैं एरिया कंट्रोल कर लूंगा और कंस्ट्रक्शन क्रूज रिक्रूट करूंगा तुम्हें और फायदा मिलेगा। फिर बोलता है स्पेशल डिटेंशन ब्लॉक वालों से कांटेक्ट का जुगाड़ करो, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। ये सुनते ही गार्ड का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो वार्डन खुद हैंडल करता है, उसमें गुस्से और कुछ गड़बड़ हुई तो हम सीधे खत्म। तभी एक अंडरलिंग भागता हुआ आता है। सेहुन हमारे लोगों को मार रहा है। गार्ड गुस्से में बोलता है मैंने पहले ही वार्न किया था फाइट मत करो, पर ली चा उसे रोक देता है। अभी नहीं, उनको थोड़ा सबक सिखाने दो। पाक टीजो को साथ लेकर वह बैटल फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। यह सब सिमिन कोने से छुप कर देख लेती है। दूसरी तरफ मिन्सू खुश होकर चीयर कर रहा होता है क्योंकि वुकोंग ने सेहुन को उस पर नजर रखने को बोला था और मिन्सू उसका उल्टा यूज कर रहा है। सेहुन का ट्रिगर यूज करके अपने दुश्मन खत्म करना। इसे तीन लोग जो पिट चुके होते हैं समझ जाते हैं कि अब कुछ करना पड़ेगा। सेहुन के दिमाग में सिस्टर के साथ प्रैंक का ख्याल आते ही गुस्सा भर जाता है। इस बार स्ट्रेटजी क्लियर होती है। दो एवरेज बॉडी वाले सेहुन को पकड़ते हैं और मोटा बंदा सीधा अटैक करता है। साइड से देख रहा मिन्सू अब बीच में घुसने का डिसीजन लेता है। मैं फाइट करना नहीं चाहता था, पर जब इतना बुला रहे हो। सेहुन बोलता है मैंने कुछ नहीं बोला, पर तब तक सेहुन वॉल के पास पुश हो चुका होता है। मोटे बंदे का पंच तुरंत आता है, पर इस बार वॉल ट्रिक काम नहीं करेगी। यह पहले वाला सेहुन नहीं है। मिन्सू सोचता है ये वुकोंग के साथ ट्रेनिंग के बाद स्ट्रांग हो गया है, पर मैं भी अब यह बुली होने वाला वीक बॉय नहीं रहा। सेहुन बोलता है मेरा रास्ता मत रोक। मिन्सू बोलता है तू मुझे नीचे मत खींच, ये फाइट तो काफी इजी लग रही है। मिन्सू बोलता है तू इन लोगों से लगभग हार ही गया था। सेहुन गुस्से में बोलता है मैं हारने वाला नहीं था। मिन्सू पलटकर बोलता है तू अपनी सिस्टर पे ही अटका रहता है, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे। सेहुन पूछता है फाइट करेगा। तब तक बाकी सब जमीन पर पड़े होते हैं। दोनों आपस में ग्रैपल करने लगते हैं। रीमैच शुरू होने ही वाली होती है। तभी पाक टीजो एंट्री लेता है। एक किक में मिन्सू को दूर उड़ा देता है। टीजो सेहुन को देखकर बोलता है तू पहले कैंडिडेट था ना, आजा 1-on-1। मिन्सू गुस्से में बोलता है तू कौन होता है बीच में आने वाला। टीजो उस किक को इग्नोर करते हुए वापस स्ट्राइक करता है। देखना है तू कितना झेल सकता है। मिन्सू का शरीर कांप रहा होता है जब वह उठने की कोशिश करता है। ली चा उसके सामने आकर बोलता है ग्रेट बॉस मिन्सू, लास्ट ऑफर देता हूँ, मुझे ग्रेड ए कंट्रोल करने दे। रेड यूनिफॉर्म मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी बुरा ट्रीट नहीं करूंगा। मिन्सू सोचता है रेड यूनिफॉर्म ये तो शायद वही बंदा है जिसने शैम्पू दिया था, पर इसका मतलब क्या। मिन्सू सीधा बोलता है निकल यहाँ से, एल्डर्स को बुली करना और हमारे लोगों को दबाना मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी बात खत्म होते ही उसके सर पर ब्लैक बैग चढ़ा दिया जाता है। अंधेरा छा जाता है। ली चा उसके सर पर किक करता है। सुन, मैं अभी भी शांति से बोल रहा हूँ। मुझे ग्रेड ए इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग अंडरलिंग चाहिए सेहुन जैसा। वैसे मेरी नजर में टीजो सेहुन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीजो का प्रिजन ग्रेड डी है, पर उसकी रो स्ट्रेंथ ग्रेड ए लेवल की है। सेहुन फाइट करते हुए समझ जाता है पावर लगभग सेम है, पर टीजो की स्टेमिना बहुत ज्यादा है। टीजो जानबूझकर हिट्स झेलता है, फिर काउंटर करता है। अगर ऐसा चलता रहा तो सेहुन पक्का हारेगा। उसे याद आता है वुकोंग ने क्या बोला था, तुम्हारी रीच और टेक्निक तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो हार क्यों हुआ? क्योंकि वही तुम्हारा सिर्फ एक एडवांटेज था। जब अपोनेंट के पास रीच, पावर और स्टेमिना हो तो तुम कैसे फाइट करोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक नया स्टाइल सिखाऊंगा, तुम्हारा अपना, जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देगा।
सेहुन खुद को संभाल कर खड़ा होता है। टीजो मजाक उड़ाता है, जमीन पर ही रह, तू और मैं सेम लेवल के नहीं हैं। सेहुन दांत पीस कर बोलता है, मैं तुझे दिखाता हूँ लेवल का असली फर्क। ये कहकर वो तेज स्टेप के साथ आगे बढ़ता है। टीजो हंसते हुए चिल्लाता है, बस यही देखना था, अपनी पूरी पावर दिखा, तभी तुझे हराने में मजा आएगा, पर सिर्फ ब्लॉक ही करेगा। थोड़ा बोरिंग नहीं हो गया? सेहुन भी समझ चुका था कि सिर्फ ब्लॉक करता रहना काम नहीं आएगा। वुकोंग ने ट्रेनिंग के वक्त उससे क्लियरली बोला था, सिर्फ ब्लॉक करते रहोगे तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी। जैसे ही हाथ नीचे गिरे ओपोनेंट तुरंत गैप तोड़ देगा। ब्लॉक करते हुए ऑब्जर्व करना सीखो, सिर्फ काउंटर का मत सोचो, ओपोनेंट को पढ़ने की कोशिश करो। अब इसी मोमेंट पर सेहुन ओपोनेंट की मूवमेंट्स पकड़ने लगता है। टीजो के शोल्डर्स ऊपर उठते हैं, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पंच आने वाला है। जितना ज्यादा वो ऑब्जर्व करता है उतना ही सब क्लियर होता जाता है। पंच का पैटर्न, स्पीड और पंच के बाद हाथ वापस खींचने का टाइमिंग, सब कुछ उसके दिमाग में बैठ चुका होता है। काउंटर का सही मोमेंट आ चुका था। टीजो एक पंच लगाता है और बोलता है, बस इतना ही है तेरे पास, पर अगले ही सेकंड पूरी सिचुएशन पलट जाती है। अब टीजो के हर अटैक को सेहुन इजीली साइड हटा देता है और सेहुन के हर काउंटर सीधा लगता है। सेहुन समझ जाता है अगर टीजो ऐसे ही वाइल्ड पंचेस मारता रहा तो थोड़ी देर में वह थक जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिन्सू के साथ फाइट में हुआ था। मैं कितना बेवकूफ था। अब उसे समझ आता है कि वह मिन्सू से क्यों हारा था, और यह भी समझ आता है कि वुकोंग कितना डेंजरस है। सिर्फ ऑब्जर्व करना सिखाकर उसने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। थोड़ी ही देर में सेहुन टीजो को गिरा देता है, पर उसके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। इस लेवल के अपोनेंट के साथ ही इतनी मुश्किल हुई तो लिम जीसू तक पहुंचना अभी काफी दूर है। सेहुन इधर उधर देखता है, मिन्सू कहाँ गया? तब उसकी नजर पड़ती है लीचा मिन्सू के सर पर ब्लैक बैग चढ़ाकर उसे लगातार पंचेस मार रहा होता है। लीचा गुस्से में बोलता है, इतना हो गया फिर भी नहीं मानता, दर्द हो रहा है ना साले। पर मिन्सू को लीचा के पंचेस बहुत वीक लग रहे होते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कोई इतना पावरलेस कैसे हो सकता है। यह फीलिंग उसने पहले भी फील की थी। तब अचानक उसे क्लिक होता है, जैसे इन्फ्लेटेबल चेयरिंग स्टिक से मार लगती हो, शायद ट्रेनिंग की वजह से या पिछली फाइट्स की वजह से। पर अब लीचा के पंचेस उस पर काम ही नहीं कर रहे। लीचा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है, दर्द हो रहा है तो रो दे, अपनी मम्मी को बुला ले। ओ शिट, तू तो माँ बिना का है। यह बात सीधा मिन्सू के दिल पर लगती है। अब मिन्सू डिसाइड करता है कि मजाक खत्म, लाइन क्रॉस कर दी तूने साले। चूहे की शक्ल वाले एक जोर का किक और लीचा को असली दर्द का मतलब समझ आ जाता है। तभी एक आवाज आती है, ये क्या कर रहा है? गार्ड उंगली दिखाकर बोलता है, मैंने वर्न नहीं किया था। मिन्सू बोलता है, मैंने शुरू नहीं किया, सेहुन पिट रहा था, मैं बस मदद कर रहा था। पर वुकोंग सीधा आके मिन्सू के सर पर हल्का किक देता है। यह भी फाइट ही होती है। फिर वुकोंग सेहुन से बोलता है, बताओ इस बार क्या हुआ? सेहुन सीधा बोलता है, सच में हमने स्टार्ट नहीं किया। ये लोग मेरी सिस्टर के साथ गंदी बातें करने की सोच रहे थे, एल्डर्स को भी परेशान कर रहे थे। ये सुनते ही वुकोंग का एक्सप्रेशन बदल जाता है। गार्ड चिल्लाता है, गार्ड गैंग, देखा मैंने पहले ही बोला था, इनकी साइड मत लो, अब रिपोर्ट लिखने की तैयारी करो। तभी सेमिन अचानक आगे आती है। गार्ड, तुम्हें रिपोर्ट नहीं ट्रायल की तैयारी करनी चाहिए। गार्ड कंफ्यूज हो जाता है, तुम कौन हो? सीमिन स्माइल करती है और फोन निकालकर वीडियो दिखा देती है। वीडियो में स्टोरेज रूम में टीजो के साथ उसका पूरा डील रिकॉर्ड होता है। गार्ड के चेहरे पर तुरंत पसीना आ जाता है। सीमिन शांत आवाज में बोलती है, रिश्वत लेना, डॉक्यूमेंट्स फेक करना। गार्ड फोन छीनने के लिए झपटता है, पर वुकोंग एक मूव में उसे जमीन पर गिरा देता है। वुकोंग और सीमिन एक दूसरे को देखकर हल्की स्माइल देते हैं। टाइम पर आ गई। वुकोंग तुरंत कमांड फोन मिलाता है। कॉल लगते ही गार्ड घबराकर बोल देता है, सिर्फ मैं नहीं, रेड यूनिफॉर्म वालों को हैंडल करने वाले गार्ड्स और भी ज्यादा रिश्वत लेते हैं। रेड यूनिफॉर्म। वुकोंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। इंक्वायरी के दौरान वो बात को घुमा देता है, कहता है बस रिटर्न शेड्यूल बता रहा था। कॉल कट जाती है। गार्ड चैन की सांस लेता है। वुकोंग शांत बोलता है, इस बार छोड़ रहा हूँ, पर एक शर्त पर मुझे रेड प्रेजेंट यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ डिटेल में बताना होगा। वुकोंग कंफ्यूज होता है, यह जगह रिफॉर्म के लिए नहीं है क्या? गार्ड धीरे से बोलता है, सब लोग रिफॉर्म होने लायक नहीं होते, उन्हें बाहर छोड़ दिया तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है। रेड यूनिफॉर्म वाले इसलिए होते हैं ताकि कोई आसानी से बाहर ना जा सके। वुकोंग शॉक में बोलता है, तो पॉइंट सिस्टम का क्या मतलब? गार्ड हंसकर बोलता है, तुम अभी भी नौसीखिए हो। क्या तुमने किसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकलते देखा है? जो निकलने के करीब होता है उसे ये लोग हैंडल करते हैं। ली मिन्सू वॉलंटियर वर्क से लौटकर अब सिर्फ 50 पॉइंट्स दूर है रिलीज से। गार्ड्स अभी भी वैसे ही ब्रूटल है। फाइट्स रोज होती रहती है, पर ग्रेट सी रूम वाले अब मिन्सू से पंगा नहीं लेते। मिन्सू अब सिर्फ एक चीज को लेकर एंशियस है, नेक्स्ट सप्लाई दो, पर उसे एसआर के कन्फेशन का जवाब देना है। एक दिन वुकोंग उसे वेयर हाउस क्लीन करने के लिए लाता है, पर जगह पहले से क्लीन होती है। सेहुन भी वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता है। मिन्सू कंफ्यूज होता है, यहाँ तो सब साफ है, फिर मुझे यहाँ क्यों लाया? जवाब देने से पहले ही वुकोंग उसके हाथ में हैंडकफ्स लगा देता है। मिन्सू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वुकोंग शांत आवाज में बोलता है, बस खड़ा रह। फिर वुकोंग एक बॉक्स से टेनिस बॉल्स निकालता है और बोलता है, ली मिन्सू को ट्रेन करने का तरीका मिल गया, अब से ली मिन्सू के हाथ बंद रहेंगे। उसका काम सिर्फ एक होगा, जो बॉल्स मैं फेंकूंगा उनसे बचना। और एक बात याद रख, हर बॉल
पिछली वाली से ज्यादा फास्ट होगी। पहली बॉल मिन्सू लक से साइड हटा लेता है, पर दूसरी बॉल सीधा उसे जगा देती है। यही चीज ली मिन्सू में कमी है, डेंजर और सडन चेंज पर इंस्टिंक्ट से रिएक्ट करना। मिन्सू कंफ्यूज हो जाता है। इंस्टिंक्ट मतलब क्या? मैंने सेहून और जांग दुबू को हरा दिया तो ट्रेनिंग की क्या जरूरत? वुकोंग सीधा पूछता है, क्या तूने दोनों फाइट्स फेयर तरीके से जीती थी? तुम तीनों का फाइटिंग स्टाइल सिर्फ एक डायरेक्शन का था, तुमने बस उनकी वीकनेस का फायदा उठाया। अगर सेहून पहले से प्रिपेयर्ड होता तो तू जीत ही नहीं पाता, और अगर तूने लेग स्ट्रेंथ बिल्ड ना की होती तो जांग दुबू को कैसे हराता? अब सेहून बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स सीख रहा है, इसलिए वुकोंग चाहता है ली मिन्सू भी प्रॉपर ट्रेनिंग करे। वुकोंग को फाइटिंग पसंद नहीं, पर यह जगह बहुत डेंजरस है। रेड प्रजन यूनिफॉर्म्स के बारे में जानने के बाद उसे समझ आ गया है, मिन्सू को स्ट्रांग बनाना ही पड़ेगा, वरना सेफ रिलीज पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ली कांगमिन ग्रेड सी 2 रूम बॉस ली चा के साथ बैठकर बात कर रहा है। ली चा बोलता है, यह जेल बाहर की सोसाइटी जैसी ही है, पैसे से इनमेट्स और गार्ड्स दोनों कंट्रोल होते हैं। वो ली कांगमिन को अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। प्लान ये है रेड यूनिफॉर्म वाले स्पेशल डिटेंशन ब्लॉक से डील करना। अगर ली कांगमिन एग्री करता है तो उसे 20% प्रॉफिट मिलेगा, और अगर ली कांगमिन रेड यूनिफॉर्म पहनना चाहे तो ली चा वो भी हैंडल कर देगा। पर ली कांगमिन का जवाब ली चो को शॉक कर देता है। प्लान अच्छा है, पर वीक लोगों के साथ काम करना मेरी रेपुटेशन खराब करेगा। ली चा उंगली स्नैप करता है, तो थोड़ा और सोच ले। स्नैप के साथ ही एक के बाद एक रूम बॉसेस आते हैं। चारों तरफ से ली कांगमिन गिर जाता है। ली कांगमिन ग्लासेस उतारता है। पैसे से फाइटर्स खरीदना स्मार्ट है, पर क्या सिर्फ 4 लोग काफी हैं? इसी वक्त वुकोंग के सामने ली मिन्सू टेनिस बॉल से परफेक्टली बच रहा होता है। उसकी मूवमेंट्स शार्प है। डॉज बिल्कुल मिनिमम मोशन से जो जरूरी है बस वही करता है। ली मिन्सू फिर पूछता है, हाथ बंद क्यों? वुकोंग समझाता है, हाथ ऑनफेंस और डिफेंस दोनों के लिए होते हैं, इसीलिए तभी यूज करो जब डॉज करना पॉसिबल ना हो। सेहून की प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छी है, पर अभी रोड लंबी है। वुकोंग सिर्फ गाइड है, स्ट्रांग वो खुद बनेंगे, क्योंकि जो ट्रेनिंग अब स्टार्ट हो रही है वो हेल है। दूसरी तरफ गार्ड ली कांगमिन और ली चा की सीक्रेट मीटिंग का दौर खोलता है। मीटिंग के एंड तक ली कांगमिन चारों रूम बॉसेस को ऑलरेडी हरा चुका होता है। सिर्फ ली चा बचता है। उसे नहीं पता कि गार्ड और ली कांगमिन पहले से अलायंस में है। यह पूरी मीटिंग एक ट्रैप थी। मकसद था ली चा के आउटसाइड हाइड आउट का सेफ कॉम्बिनेशन निकलवाना। डील के हिसाब से गार्ड को 10% मिलेगा। ली कांगमिन बोलता है, स्पेशल डिटेंशन ब्लॉक को बता दो कि मैं मिलना चाहता हूँ। अगले दिन जब मिन्सू किचन ड्यूटी पर आता है, जांग दुबू ऑकवर्डली बोलता है, तू अब किचन में काम नहीं करेगा। गार्ड साइड से एक्सप्लेन करता है, किचन क्रू फुल हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन क्रू में ओपनिंग है। मजबूरी में ली मिन्सू को हाँ कहनी पड़ती है। दूर से जांग दुबू उन दोनों को जाते हुए देखता है। दिल में बस एक ही बात, ली मिन्सू सेफ रहना, क्योंकि किचन क्रू से हटना और सीधा कंस्ट्रक्शन क्रू में जाना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, यह सब किसी के प्लान का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद ली मिन्सू कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है। सुपरवाइजर ली कांगमिन सामने आता है। फ्रेंडली रहो, हमारे नए हेल्पर को डराना मत। वह खुद ली मिन्सू को ग्लव्स देता है। मैं हूँ ली कांगमिन, मशीनन्स के साथ सावधानी से काम करना। इस मोमेंट पर ली मिन्सू को लगता है सुपरवाइजर काम है, फ्रेंडली है, बिल्कुल जांग दुबू जैसा नहीं। पर मिन्सू नहीं जानता कि अंधेरे में ली कांगमिन की आंखें उसे भूखे भेदिये की तरह देख रही हैं। इसी बीच बैकडोर मैनिपुलेशन से स्पेशल डिटेंशन ब्लॉक से एक रेड प्रजनन यूनिफॉर्म इनमेट बाहर आता है। वह एक लड़की है, पार्क हेयोन। वह ली कांगमिन के रूम में घुस जाती है। पार्क हेयोन हंसी में बोलती है, क्या क्यूट गैंगस्टर प्ले चल रहा है। ली कांगमिन कामली बोलता है, जब तक मैं सिग्नल ना दूं ये लोग कुछ नहीं देखेंगे। पार्क हेयोन बोलती है, कैंडिडेट्स अभी भी 3 ही हैं। फर्स्ट तुम ली कांगमिन, सेकंड मेंटेनेंस टीम का हुआंग चूल, थर्ड ग्रेटर रूम बॉस ली मिन्सू। लिम जिसू ने खुद ली मिन्सू का नाम नॉमिनेट किया है। ये सुनते ही ली कांगमिन की आंखों में शॉक। पार्क हेयोन बोलती है, लिटिल रैबिट क्या बिना टाइगर, बड़े भाई कि अपनी ताकत दिखा सकते हो। ली कांगमिन को समझ आ जाता है कि यह लड़की उसके लेवल से कम नहीं। अब ली कांगमिन का टारगेट क्लियर है, ली मिन्सू को हराना। मिन्सू काम कर रहा होता है जब अचानक एक हैमर उसकी तरफ उड़ता है। सॉरी भाई, गलती से हो गया। फिर वह वायर से ट्रिप हो जाता है। मिन्सू को अब समझ आने लगता है कि यह एक्सीडेंट्स जानबूझकर किए जा रहे हैं।